सबको प्रणाम। आइए आप और हम शुरू करते हैं हमारी गोल्डन बुक का, हमारी इस जबरदस्त बुक का रिवीजन एक्स्ट्रॉर्डिनायर, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिवीजन करेंगे, खट से करेंगे। प्रपोजल, एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाएं प्रकट की हो इस उद्देश्य से कि सामने वाला मेरी इच्छाओं पर हाँ करे, उसको बोलते हैं ही सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल। प्रॉमिस, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। किसी भी एक प्रॉमिस में अंदर दो प्रॉमिस होते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिसेस, जिसमें मेरे प्रॉमिस का तू प्रॉमिस ही है, तेरे प्रॉमिस का मैं प्रॉमिस हूं, मेरे प्रॉमिस का मैं प्रॉमिसर हूं, तेरे प्रॉमिस का तू प्रॉमिसर है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिस होता है और उस एक प्रॉमिस के अंदर दो प्रॉमिस होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो इसका प्रॉमिसर है वो इसका प्रॉमिस ही है, जो इसका प्रॉमिसर है वो इसका प्रॉमिस ही है। एन बाई डी, डी बाई एन, इसलिए इनका नाम होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। प्रॉमिसर किसको बोलते हैं? जिसने ऑफर दिया है, ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो प्रॉमिसर बन जाता है, एक्सेप्ट होते ही, और जिसको ऑफर दिया है वो ऑफर एक्सेप्ट करते ही क्या बन जाता है? प्रॉमिसी बन जाता है जनरली। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, सीधी सीधी बात, कर चुका नहीं कर चुका, कर रहा है नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, तो उसका वो करना नहीं करना या करने नहीं करने का प्रॉमिस करना ही सामने वाले के प्रॉमिस के बदले में कंसिडरेशन है। तगड़ी डेफिनेशन, अपने को वर्ड बाय वर्ड याद है, बिना रटे की थी। एक भी लाइन को 4 बार बोल के रटाने की कोशिश ना आपने की है ना मैंने की है। शार्प। अग्रीमेंट, हर प्रॉमिस और उस प्रॉमिस के अंदर सेट ऑफ प्रॉमिसेस, कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, हर प्रॉमिस एंड तथा उसके अंदर वो जो सेट ऑफ प्रॉमिसेस, सेट क्यों? क्योंकि अंदर दो प्रॉमिस रहते हैं ना, और दो को सेट बोलते हैं। सेट किसका? प्रॉमिसेस का। तो एक प्रॉमिस और दो प्रॉमिसेस का सेट जो कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के लिए is known as, again, promises which form, every promise and every set of promises forming consideration for each other is called. क्यों वो सेट ऑफ प्रोमिसेस क्यों कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं? मेरा प्रॉमिस तेरे प्रॉमिस का कंसिडरेशन है और तेरा प्रॉमिस मेरे प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है, इसलिए फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये बनी डेफिनेशन। जल्दी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सारी इक्वेशंस याद है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक या एक से ज्यादा पार्टी की इच्छा पर चाहे तो वॉइड भी हो सकता है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। और वो जो एक या एक से ज्यादा पार्टी जनरली भी कौन सी होगी? अग्रीव्ड पार्टी होगी। और कितनी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है? तो बोले अंडू इन्फ्लुएंस, कोएरेशन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में तो हो ही जाता है, पर सेक्शन 51 और 55 में भी हो जाता है। अपन ने तगड़े तरीके से निकाले थे कि कहां कहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल हो रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जोड़ लोगे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइडेबल हो जाता है, पर चूंकि वो एक्ट अलग है इसलिए उसको जोड़ नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे केसेस है दुनिया जहान में जहां जहां पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, रिसाइन भी कर सकते हैं। तगड़ी बात। चलो अगला, वॉइड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? जो शुरू से ही कैसा हो? वॉइड हो, जो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। क्या इसकी लिस्ट लॉ ने पहले दे रखी है? कुछ एग्रीमेंट जो पहले से वॉइड है, नाम बोलो लिस्ट का। सेक्शन 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56। 11 से शुरू हुई थी, 11 पे खत्म हुई है। तो तरीका क्या था याद करने का? भाई इधर के 5 तो पहले से पढ़े हुए थे, ऑलरेडी रीड किए हुए थे अपने, अभी खैर पढ़ी रहे, चलो जब आएगा जब बताऊंगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जो पहले वैलिड था बाद में वॉइड। किस कारण से वॉइड हुआ? इम्पॉसिबिलिटी के कारण, लीगल या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी के कारण जो वॉइड हो गया। ऑब्वियसली दो ही है, तो क्या वो वॉइड है या वॉइड हो जाता है? तो वो एनफोर्सेबल था क्या वो सीजेस टू भी एनफोर्सेबल हो जाता है? एनफोर्सेबिलिटी उसकी सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, तो क्या बनी? which ceases to be enforceable by law becomes void, is की becomes void when it ceases to be enforceable। हाँ, चलो ये सब तो आता है। all contracts are agreements but all agreements are not contracts। चलो 1 मिनट में, क्या ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे? हाँ, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, वेजरिंग, या वो सारे जो void हैं, अनसर्टेन अग्रीमेंट, इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स, इलीगल अग्रीमेंट्स, ये वो हैं जो अग्रीमेंट तक तो पहुंच जाएंगे
लेकिन कभी कॉन्ट्रैक्ट, पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ऑब्वियसली वो अग्रीमेंट तो है ही और साथ में इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी। तो जल्दी बोलो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर किसी ने लिख के भेजा था क्या आपको? हाँ, गुड। कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के, फटाफट से आप 1 मिनट में चार्ट बना दो मेरे को। बना हुआ है क्या चार्ट दिमाग में? ऐसे बना है, ऐसे हवा में, इमेजिनरी चार्ट। चलो भाई, टाइप्स ऑफ, हाँ इधर ऐसे करो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 विंग निकालो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एनफोर्सेबिलिटी, परफॉर्मेंस। फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट 5 प्रकार का। वैलिड, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद है। सॉरी, एक्सप्रेस, जो बोल के, या तो बोल के या लिख के बनाओ वो एक्सप्रेस। इंप्लाइड, जो कंडक्ट से बनाओ, कंडक्ट से। क्वासी, जो बोल के लिख के एक्सप्रेसली तो नहीं बनाए, एक प्रकार से इंप्लाइड ही है लेकिन लॉ से बनाए, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, है ना। टेसिट, जो बिना बोले चुपचाप बन जाते, वो इंप्लाइड के। अच्छा, इंप्लाइड के ही 3 प्रकार है, इंप्लाइड, टेसिट, क्वासी से इंप्लाइड में जाएंगे। उसके 2 एग्जांपल थे, एटीएम से पैसे निकालना और ऑक्शन सेल, जिसमें कोई कुछ नहीं बोलता है फिर भी हो जाता है। टेसिट यानी मौन, चुपचाप, इंग्लिश वर्ड है ना, इंप्लाइड के ही प्रकार है। और ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो यहां बने वो ई और जो वहां बना है वो ओ, ऐसा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम ई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तुमसे, कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल, ये जो व्हाट्सएप से टेलीग्राम से हो जाते हैं वो नहीं 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 नहीं, वो तो एक्सप्रेस है। Amazon और फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, वैलिड, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हो। वॉइड, अभी पढ़ के आए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो। वॉइडेबल, जो एक पार्टी के ऑप्शन पे तो वॉइडेबल है लेकिन दूसरे की नहीं। इलीगल एग्रीमेंट, जो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं और पनिशेबल बाय लॉ है। अनएनफोर्सेबल, विच इज गुड इन ऑल सेंस but suffers some technical defect which when removed becomes a valid contract। से स्टैंप नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है या रिटर्न नहीं है, और कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका स्टैंप, रिटर्न या रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्रकार के, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। जिनका एग्जीक्यूशन हो ही चुका है, दोनों पार्टी ने कर दिया है, एग्जीक्यूटेड। हाँ, अब एग्जीक्यूटरी 2 प्रकार से है, बायोलेटरल, दोनों ने नहीं किया तो बायोलेटरल एग्जीक्यूटरी, और एक ने कर दिया एक ने नहीं किया तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। खत्म, बढ़े आगे। अब किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? सेक्शन 10, 5, मोटे मोटे 5 है। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, फिर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड हियर बाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज। तो 5 कौन से मेन एसेंशियल एलिमेंट निकल के आ गए इसमें? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, parties competent to contract, lawful consideration, lawful object and not expressly declared by law as well। ये 5 ही मेन एसेंशियल एलिमेंट है। फिर बड़ा बड़ा के लिखने तो अपन ने 11 कर दिए थे। पहला, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लीगल रिलेशनशिप होना, मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, हस्बैंड ने वाइफ को पैसे भिजवाने की प्रॉमिस किया था श्रीलंका, लेकिन नहीं भिजवाए, वाइफ ने केस कर दिया, कोर्ट का कहना था डोमेस्टिक, सोशल, ये सब तो जो अग्रीमेंट होते हैं इनको हम इन्फोर्स, अग्री तो आप हो, अग्रीमेंट तक तो पहुंच गए, कंसिडरेशन वगैरह सब है, लेकिन फिर भी हम इसको एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। एनफोर्स का अर्थ आपको मालूम है, एन प्लस फोर्स प्लस एबल। एन यानी करवाना, फोर्स यानी कोर्ट से जबरदस्ती, फोर्सफुली, एबल यानी करवा सके, जिसे हम कोर्ट से लागू फोर्स करवा सके वो एनफोर्सेबल, और नहीं करवा सके वो अनएनफोर्सेबल। चिर फाड़ के साथ पढ़ा हुआ है। अग्रीव्ड भी आपने पढ़ रखा है, एड प्लस ग्रीफ प्लस ईडी, है ना, जो पूरी तरह से पीड़ित पक्ष हो उसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी, ग्रीफ में हो। चलो भाई, कितनी पार्टीज चाहिए? 2 पार्टीज, उससे कम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कंसेंट फ्री कब होती है? जब वो 5 चीजों से रहित हो, अंडर इन्फ्लुएंस, कोएर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। हाँ ठीक, CUFMM। हाँ, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय। अनसाउंड माइंड में क्या क्या आ रहा है? लुनेटिक आ रहा है, सेनाइल आ रहा है, डेलीरियस आ रहा है, इडियट आ रहा है ना। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में एलियन एनिमी आ रहा है, कन्विक्ट आ रहा है, इंसॉल्वेंट आ रहा है, फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर्स एंड देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेशंस फॉर सर्टेन पर्पसेज, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के लिए या पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉर्पोरेशंस या कंपनीज भी नहीं कर सकती हैं। ये किस में आ रहे हैं? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में। और माइनर में कौन आ रहा है? जो जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है। हाँ, ये जो मैजिक मोमेंट्स क्रिएट किए, देखो रिवीजन सब करा रहे हैं,
मैं भी वही वाला कराऊंगा, पर जो मजा है वो क्लास में आया है, वो जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो क्लास में। अब एक्स वाई जेड का रिवीजन देख के पास हो गए तो वो महान नहीं हो जाएगा ना, मैं महान हो जाऊंगा। जो क्लास में किया उससे हम महान बनेंगे। बोलो हाँ, ये तो पक्की बात है। शार्प। तो क्या बोला, मीन्स ए पर्सन हु इज माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। इवन अनसाउंड माइंड में भी ये था, है ना, इज ऑफ नहीं, सिर्फ माइनर में था, माइनर। चलो दूसरा, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। जो भी बदले में लेन देन कर रहे हो वो लॉफुल हो। ऑब्जेक्ट कैसा हो, लॉफुल, कि जिस उद्देश्य से कर रहे हो वो उद्देश्य लॉफुल हो। लॉ ने उसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर, और उसके सेक्शन अभी बोले थे अपन ने 11, 20, 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी हो, सर्टन हो। तो ये उन्हीं में आ जाएगी ये 24, 25, 26 में, शायद 29 था सर्टनिटी ऑफ टर्म्स, है ना। फिर केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, लो 56 इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो भी उसी में आ जाएगी। इसलिए बचेंगे 5 ही, अगर आप इनको समअप कर दोगे तो 5 ही बचेंगे। और आखिरी, कुछ कुछ केसेस में नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज भी गर्व लगती है, जैसे कि जमीन बेचना हो, गाड़ी बेचना हो, तो फिर रिटर्न रजिस्टर्ड भी करना पड़ता है। अदरवाइज इन जनरल ये वाला पॉइंट हर कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, ऑप्शनल पॉइंट है। क्या बोलते हो, जल्दी जल्दी। कुछ ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने पहले से वॉइड डिक्लेयर करा है, नाम बोलो। इलीगल, अनसर्टन, वेजरिंग, इनको लॉ ने पहले से वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। चलो भाई, वॉइड और वॉइडेबल में अंतर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सारे डिफरेंस बिटवीन की फाइल अलग से दे रखी है आपको। इजी है टॉपिक्स, डिफरेंस बिटवीन के अपन पहले भी कर चुके बार बार, ये आपको खुद से करने सारे डिफरेंसेस। हाँ भाई, 1 यूनिट कंप्लीट, 10 में से 1 कंप्लीट। आगे बढ़ो। ऑफर, जब एक व्यक्ति, इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ के आए ऊपर, तब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है विथ एन इंटेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन, ही इज सेड टू हैव मेड एन ऑफर। दूसरे की हाँ पाने के लिए जब मैं अपनी इच्छाओं उसके सामने प्रकट करता हूं ताकि सामने वाला मेरी इच्छाओं पर अपनी हाँ दे दे, तो समझ लो मेरी इच्छाओं का जो प्रकटीकरण हुआ है वो बेसिकली क्या है, ऑफर है। कितनी प्यारी डेफिनेशन बनी है ना। अब ये ऑफर जो है, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दूसरा नाम क्या दिया है, प्रपोजल। इनफैक्ट ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, प्रपोजल ही किया है। कितने प्रकार से ऑफर दे सकते हो, 2 प्रकार से। या तो आप कुछ करने का ऑफर दे सकते हो या कुछ ना करने का। अगर करने का ऑफर देते हो, डूइंग, और ना करने का देते हो उसको बोलेंगे एब्स्टिनेंस। तो करने का ऑफर 2 तरीके से दिया जा सकता है, या तो मौखिक शब्दों से या लिखित शब्दों से। तो दोनों ही प्रकार के वर्ड आ गए, रिटन या ओरल, या फिर अपनी हरकतों से। तो फटाफट से 1 मिनट में, बस खड़ी है, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं और बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई आगे होके, उसका ये कंडक्ट है कि उसने मुझे ऑफर दिया, चल रहे हो क्या, और मैं बैठ गया तो मेरा एक्सेप्टेंस हो गया। तो उसने अपनी कंडक्ट से ऑफर दिया, ठीक। या फिर उसने चिल्ला के बोला कि चल रहे हो क्या भोपाल, 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 चल रहे हो क्या, तो ये ऑफर दे रहा है मुझे बाय वर्ड्स। या फिर मेरे सामने आते ही वो मुझे कान के पीछे से चिट निकाल के दे और मैं चिट पढ़ू, उसमें लिखा है भोपाल चलोगे क्या लंदन में टैक्सी चलाएगा तेरे को भेजेंगे बेटा। तो प्रश्न ये है कि उसने मुझे ऑफर दिया, वो कौन सा वाला दिया, कंडक्टर ने, रिटर्न। तो वर्ड्स का ऑफर 2 प्रकार से हो सकता है, ओरल वर्ड्स या रिटन वर्ड्स। और हरकतों से दे उसको बोलते हैं कंडक्ट। एब्स्टिनेंस का जो ऑफर होता है वो हमेशा एक्सप्रेसली दिया जा सकता है, वर्ड्स में दिया जा सकता है, कभी कंडक्ट से। एब्स्टिनेंस के ऑफर हमेशा वर्ड्स में ही दिए जा सकते हैं, इसलिए इसके 2 भेद बनते ही नहीं है, इसलिए वर्ड्स वाला ही बनता है, इसलिए अलग से लिखना ही नहीं पड़ेगा कि वर्ड्स में होता है, ये हमेशा बोल के ही दिया जाता है। और एब्स्टिनेंस का ऑफर क्या, कुछ ना करने का ऑफर, जैसे कि अगर तू मेरी बेटी से ब्याह नहीं करेगा या अगर तू मेरी बेटी पे डोरे नहीं डालेगा तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा। तो क्या कुछ करने का ऑफर है या कुछ नहीं करने का ऑफर है, अथवा ये मुझे ऑफर दे रहा है कि मैं आपकी बेटी पे डोरे नहीं डालूंगा अगर आप मुझे 50 लाख रुपए दोगे। तो चाहे मैं बोलूं कि तू कुछ मत करना या पार्टी खुद बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगी अगर आप पैसे, जहां भी न करने की बात आ जाए समझ लो वहां पर किसका ऑफर है, एब्स्टिनेंस का ऑफर है। बोलो आया समझ में, तगड़ा। जैसे ए ने ऑफर किया कि मैं तेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करूंगा अगर तू बैलेंस 50,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट टाइम से पे कर देगा। तो किस बात का ऑफर दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, एब्स्टेन करूंगा। और ये ऑफर, ये वाले ऑफर हमेशा एक्सप्रेसली देना पड़ते हैं वर्ड से, आप ना करके तो ये ऑफर दे नहीं सकते ना, आया समझ में। इसलिए यहां पर ये 2 भेद वर्ड और कंडक्ट के नहीं बने एब्स्टेंस में। समझ में आया टोटल हिसाब क्या है, मेन है ये 2 भेद और फिर इन दोनों भेदों में जो ये वाला है इसके फिर 2 भेद। हो गया। ऑफर कैसे देते हैं जल्दी बोलो, ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है, जब व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, यानी कि ऑफरी।
ठीक। वैलिड ऑफर के रूल नंबर 1, ऑफर ऐसा हो जिससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, मतलब सोशल, मॉरल, रिलीजियस। मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, अगर तू मेरी वाइफ है तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, ऐसा हस्बैंड ने बोला घर खर्चे के, तो फिर ये वैलिड ऑफर ही नहीं। क्यों? वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं कभी। दूसरा, सर्टन हो, डेफिनेट हो, लेकिन वेग ना हो। अनसर्टन ऑफर कैसा होता है? मैं किसी दिन आके आपके घर की पुताई कर दूंगा, ये अनसर्टन ऑफर है। हाँ, सर्टन न भी हो लेकिन केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन हो तो भी चलेगा, कि मैं आपको 12 तारीख को मार्केट प्राइस पे 5 किलो गेहूं बेचूंगा, तो मार्केट प्राइस से कम केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन तो है कल को, ये भी चलेगा। लेकिन कुछ तो भी, कभी भी, कोई भी, कभी भी, कहां भी सर्टन ही नहीं कर रहे आप। अच्छा, मजे की बात क्या है, हर चीज बोलना जरूरी नहीं है, पर जो बोलो उसमें एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। ये खास बात थी, जो मैजिकल बात थी। सब कुछ बोला जाए ये जरूरी नहीं है, बाद में भी तय कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, पर जितना बोला जाए ऑफर देते समय वो सब कुछ कैसा होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए। अब ये जो ऑफर है कितने तरीके से दिया जाए? टेलर वर्सेस पोर्टिंगटन, अगर आप घर को फैशनेबल तरीके से आज के जमाने के स्टाइल के हिसाब से पूरा सजा दोगे, डेकोरेट कर दोगे, तो मैं 3 साल के लिए आपका मकान 3 लाख रुपए में किराए से लेने को तैयार हूं। दिस ऑफर इज टू वेग टू रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्या मॉडर्न स्टाइल, क्या प्रेजेंट स्टाइल और हैंडसमली डेकोरेट की क्या परिभाषा होती है? तो बोले ये तो वेग है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन नहीं है ना। इंपॉर्टेंट केस अपन ने टेस्ट में भी कराया क्वेश्चन। ऑफर एक्सप्रेस होगा कि इंप्लाइड होगा? दोनों हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफर हो, इन्विटेशन टू ऑफर, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ओ प्लस ए से प्रॉमिस बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। आईटीओ, इन्विटेशन टू ऑफर से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। आईटीओ तो कोई भी पसंद नहीं करता है, बोलो हाँ। इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो इन्विटेशन टू ऑफर से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। चलो, मजाक की बात है। ऑफर स्पेसिफिक होता है कि जनरल होता है? आम जनता को दिया गया हो तो जनरल ऑफर, और एक स्पेसिफिक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाए तो जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी क्या? मेरे मन में है कि मैं ऑफर दे दूं कि यार मेरे से 5 लाख रुपए में सामान खरीदेगा क्या, पर मैं तेरे को कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, ना कंडक्ट से ना वर्ड से। तो 3 साल बाद मैंने कहा देखा यार तूने खरीदा नहीं ना, मैंने तेरे को ऑफर दिया था। बोले कब दिया? बोले मैं बैठा बैठे तेरे सामने सोच तो रहा था। बोले ये सोचने से कुछ नहीं होता है, हमको अंतर्यामी थोड़ी कि आपके मन में क्या चल रहा है जानेंगे। ऑफर था तो कम्युनिकेट करना था। ऑफर तभी ऑफर बनता है जब उसको ढंग से कम्युनिकेट किया जाए। आपने लिख के रख लिया ऑफर और अपनी जेब में रख लिया, तो कम्युनिकेट कहां हुआ फिर? बोलो हाँ। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, ऑफर किस उद्देश्य से दिया जाए? ऑफर की कंसेंट लेने के लिए दिया जाए। डेफिनेशन में लिखा है ना, with the objective of obtaining the with a view to obtaining the consent of the other person। अर्शिता, तो बताइए, हमने आपको ऑफर दिया कि क्या आप ये पेंसिल खरीदेंगी, और प्लीज मना कीजिएगा, तो फिर इसको ऑफर थोड़ी बोलेंगे, वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है? सामने वाले की हाँ के लिए जो दिया जाता है धैर्य, उसको हम वैलिड ऑफर बोलते हैं। अनूप, ऑफर कैसा होता है? कंडीशनल कि नॉन कंडीशनल? दोनों हो सकता है। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है, और कंडीशनल का एग्जांपल, अगर मेरा मकान 50 लाख में खरीदना है तो अपना फार्म हाउस मेरे बेटे को 30,000 रुपए महीने पे किराए पे देना पड़ेगा। ये कंडीशनल ऑफर है, वैलिड है। और अनकंडीशनल, मेरा मकान 50 लाख में खरीदोगे क्या? ये नॉर्मल ऑफर है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। बोला या ऑफर में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि आपने फलाना काम नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो हम, या कोई जवाब नहीं दिया तो हम हाँ मान लेंगे। द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, ऐसी कोई शर्त ऑफर में नहीं होना चाहिए। ये चाहिए, है समझ में? चलो, राजीव ने रघु से बोला तो मेरा डिजिटल कैमरा खरीदेगा, 7 दिन में जवाब दे। 7 दिन में जवाब नहीं दे तो तेरी हाँ समझूंगा। ये सही ऑफर नहीं है। इसकी परेशानी फिल्टहाउस वर्सेस बिंडले से होती है हमेशा, जहां उन्होंने एक्सेप्टेंस साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस वाला लगा दिया, जबकि वो ऑफर ही गलत है। एक्सेप्टेंस की तो बात ही दूर है, वो ऑफर ही गलत है। अगर इफ आई हियर नो मोर देन आई विल कंसिडर द हॉर्स एज माइन फॉर $30 या 30 पाउंड, जो भी है, तो ऑफर ही गलत है। तो इस परेशानी का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तभी, कि उस पर्टिकुलर केस में अगर प्लीडिंग ही वो हुई और कोर्ट ने उसको इग्नोर करके ये वाली प्लीडिंग पे जवाब दिया है, तो फिर उसको वहीं लगाना पड़ेगा, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस में ही लगाना पड़ेगा उस केस को। बोलो हाँ। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में क्या अंतर है? हाँ, स्पेसिफिक अभी पढ़ा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देते हैं, जनरल जनता को देते हैं। इसमें ऑफरी कोई भी हो सकता है, इसमें ऑफरी स्पेसिफिक व्यक्ति होगा। इसमें जब हम ऑफर देते हैं तो हमको मालूम रहता है किसको दे रहे हैं, इसमें मालूम नहीं रहता है कि अंत में कौन आ जाएगा, एक्सेप्टेंस कौन कर लेगा।
आइडेंटिटी पता ही नहीं है ऐसा। बोल्टन वर्सेस जोन्स में क्या हुआ था? क्या बोल्टन ने अपना सारा बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट को बेच दिया था? ब्रोकलहर्स्ट ने अपना पूरा बिजनेस बोल्टन को बेच दिया था। जोन्स ने पैसा उधार दे रखा था, बाद में जोन्स ने क्या करा, माल ऑर्डर कर दिया ताकि पैसा फिट्टूस हो जाएगा, लेकिन बाद में बोल्टन ने तो पैसे मांग लिए। याद आया नहीं आया? मैं याद दिला देता हूं। ब्रोकलहर्स्ट नाम की एक कंपनी है, बोल्टन नाम की दूसरी कंपनी है, जोन्स नाम का व्यक्ति है। जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट के साथ व्यापार किया और कुछ माल उधार बेचा या पैसा उधार दिया। बाद में ब्रोकलहर्स्ट ने अभी चुकाया नहीं, बाद में ब्रोकलहर्स्ट को बोल्टन ने टेक ओवर कर लिया और ये एक ही चीज हो गई, मतलब बोल्टन नाम से होगी, ब्रोकलहर्स्ट का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक, तो जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट को बोला कि माल भेज दो मेरे को, जितने का मैंने उधार दिया, 10,000 मैंने तुमको उधार दिए थे, उतने के गुड्स भेज दो, तो अपना सब क्या हो जाएगा, फिट्टूस हो जाएगा, लेन देन बराबर हो जाएगा, तो मैं नहीं मांगूंगा तुमसे, मेरे को माल भेज दो। ठीक है, तो जोन्स ने ऑफर ब्रोकलहर्स्ट को भेजा, पर ब्रोकलहर्स्ट तो है ही नहीं, वो तो बोल्टन को मिला, तो बोल्टन ने जो माल बेचने का ऑफ ऑर्डर आया ऐसा सोच के माल बेच दिया। बाद में बोल्टन ने पैसे मांगे कि आपको माल भेजा, उसका पैसा दो। बोले हमने आपको ऑफर कहा दिया? बोले भले आपने हमको नहीं दिया, ब्रोकलहर्स्ट को दिया, अब हम एक ही हो गए। तो बोले नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आपके मेरे बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफर किसको दिया था, ब्रोकलहर्स्ट को, तो एक्सेप्टेंस भी किसको करना चाहिए था, ब्रोकलहर्स्ट को। रूल क्या है, वेयर द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट इज ओनली दैट पर्सन हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। तो आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? बोले हम वही हैं, आप उनको हमने टेक ओवर कर लिया है। बोले हमको नहीं मालूम था ये बात, इसलिए आई डिड नॉट इंटेंड टू ऑफर टू यू, आई इंटेंडेड टू ऑफर टू ब्रोकलहर्स्ट, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जोन्स उस पैसे को देने के लिए लाइबल। और वैसे भी अगर वो कह दे कि हम और हम वो एक ही हैं तो फिर ठीक है, तब भी सेट ऑफ कर लो, फिर तो उनकी लाइबिलिटीज और एसेट्स भी तुम्हारी है। हर लिहाज से जोन्स वाज नॉट लाइबल टुवर्ड्स बोल्टन। और उसके आया नहीं आया अनूप? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में क्या हुआ था, सबको याद है? कौन जीती थी गुड गर्ल सोप के केस में? मिस राखी, मिसेज राखी, बोलो हाँ। क्वेश्चन आया हुआ है? हाँ, सेम क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो आप हमारा ये स्मोक बॉल यूज करोगे, उसके बाद आपको कभी भी फ्लू, और अगर फ्लू हो गया तो हम आपको क्या देंगे, 100 पाउंड देंगे। और उसके बाद जो जो प्रिंटेड डायरेक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग यूज किया, सब कुछ किया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसके बाद उसने पैसे मांगे, तो उनने क्या बोली, दो बात बोले, एक तो हमने आपको ऑफर दिया नहीं, और दूसरा चलो मान लो दिया भी, तो आपने कौन सा अपना एक्सेप्टेंस हमको कम्युनिकेट किया? तो बोले, तो पहली चीज बोले जो न्यूज़पेपर में आपने ऑफर छापा है इसमें यह भी लिखा है कि हमने बैंक के पास 1,000 पाउंड जमा भी कर दिए, है ना, आपने अपने फाइनल विलिंगनेस शो कर दी है, इसलिए इन्विटेशन टू ऑफर में नहीं आएगा, ऑफर और जनता को दिया इसलिए जनरल ऑफर में जाएगा। दूसरा, उस ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर मैं फुलफिल कर रही हूं तो ये मेरा इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंटेड टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज किया है, इसलिए ये ऑफर भी वैलिड है और ये एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, और दोनों वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, इसलिए आपको मुझे 100 पाउंड देने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया है। कितनी शॉर्ट में, कितने क्रिस्पी तरीके से हो गया है, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सुनना। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के पीछे डिफरेंस बिटवीन कर लोगे सब, है ना, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवीजन में डिफरेंस बिटवीन नहीं लेते। चल, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में आप जानते हो, कॉलेज ने इशू की प्रॉस्पेक्टस तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, आपने फीस भर दी है और एप्लीकेशन लगा दी है, ये आपका ऑफर है, और उन्होंने आपको एडमिट कार्ड इशू करके कॉलेज का स्टूडेंट स्वीकार कर लिया, ये उनका एक्सेप्टेंस है। अच्छा, ये इन्विटेशन टू ऑफर के कितने एग्जांपल दिए थे अपन ने, चाहे ऑक्शन सेल हो वहां भी इन्विटेशन टू ऑफर है, अथवा कंपनी के प्रॉस्पेक्टस हो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है, कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस भी इन्विटेशन टू ऑफर है, सुपरमार्केट में रखा हुआ सामान भी इन्विटेशन टू ऑफर है, दुकान के डिस्प्ले में रखा हुआ माल भी इन्विटेशन टू ऑफर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रोशर या कैटलॉग बुक भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। हजारों प्राइस टैग लगा हुआ है, देख लो, बूट कैश केमिस्ट वर्सेस फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। शार हार्वी वर्सेस फेसी, बंपर हॉल पेन वाला एग्जांपल ये, इसका तो क्वेश्चन ही कर चुके हम लोग, ठीक, सिर्फ एक लोएस्ट प्राइस बताना कि इतने से इतने में बेचने के लिए तैयार हूं मैं, कम से कम इतने में तो बेच ही दूंगा, दैट इज अ मियर स्टेटमेंट या इंटेंशन टू ऑफर, दैट इज नॉट ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, देयरफॉर उससे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते और आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। हैरिस वर्सेस निकलसन, ऑक्शन में गुड्स बेचे हो, जो भी ऑक्शन करने आया है ऑक्शनियर वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर देने वाला, और जो बोली लगाने बिडर्स आए वो क्या है, ऑफरर है, और आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो,
बोली लगाने के बाद जब तक फॉल ऑफ हैमर नहीं होती तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कोई किसी से बाउंड नहीं होता है। कैंसिल कर सकते हो। महाराजा रंजीत सिंह का सामान बेच रहे थे, फिर हमने कैंसिल ही कर दिया, नहीं बेच रहे, कर सकते हो ऑक्शन कैंसिल। फिर अभी अपन ने पढ़ा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। दुकान में अगर सामान पड़ा है और आपने उठा लिया, कैश काउंटर पे गए और अगर बेचने से मना कर देता है कैश काउंटर पे, तो उसका अधिकार है मना करने का। क्यों? क्योंकि वो इन्विटेशन टू ऑफर था पूरी दुकान, आपने स्टॉल ही लेके जो उसके पास गए हो कैश काउंटर पे, वो ऑफर है और ऑफर वो एक्सेप्ट करे, उसके लिए बाउंड नहीं है। बहुत बढ़िया। इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। टेंडर क्या है? एक्स्ट्रा टॉपिक है, मॉड्यूल में नहीं है, इसको आप एक बार रीड ओनली कर लेना। टेंडर मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। शॉर्ट में इतना कि टेंडर का अर्थ ऑफर होता है, विच इज ऑलवेज इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज अ टेंडर इन्विटेशन या टेंडर नोटिस प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, जिसके बदले में हम यहां से क्या भेजते हैं? टेंडर भेजते हैं। पक्का? हाँ या ना? शार्प। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, जल्दी से दोनों करते हैं। तूने मुझे ऑफर दिया, जो ऑफर तूने मुझे दिया अनजाने में, इन इग्नोरेंस, मैंने भी तुझे सेम टू आइडेंटिकल, सिमिलर भी नहीं, सेम आइडेंटिकल ऑफर। आपको मालूम है सेम और सिमिलर में क्या अंतर है? सेम मतलब वर्ड टू वर्ड वही, आइडेंटिकल ठीक फोटोकॉपी समझ लो। और अनजाने में इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर इज नोन एज क्रॉस ऑफर। और क्रॉस क्यों बोलते हैं आपको मालूम ही है ना? पूरी किससे मालूम है आपको क्रॉस ऑफर क्यों बोलते हैं? पूरी कर रखा है इसके ऊपर भी अपने चर्चा। अब मजे की बात है कि ये जो क्रॉस ऑफर है इनसे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि दोनों ऑफरर है और दोनों ऑफरी है। दोनों ऑफरर हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, दोनों ऑफरी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि दोनों ऑफरर और दोनों ऑफरी हुए तो हम उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। समझ रहे बात को? हाँ, हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी मानेंगे जब एक ऑफरर हो और एक ऑफरी हो। ये बहुत सटल था, जो समझ गए वही समझ गए। बोलो हाँ। सतरंगी झंडा हाथ में लिए हुए घूमने वाले बच्चों, समझ में आया? हाँ, गुड, शार्प। मैं बच्चों को बोलता हूं हमेशा, बेटा पिन सॉकेट में ही लगती है, पिन से पिन नहीं लगती, सॉकेट से सॉकेट नहीं लगता है। हाँ, तो क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? नहीं। तो क्रॉस ऑफर से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, भले ही दोनों की सोच एक जैसी भी क्यों ना हो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, किसी एक को अपना ऑफर क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। और फिर दूसरे, और जैसे उसने अपना ऑफर गिराया, और गिराएगा क्या? तेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना मतलब मैंने मेरा ऑफर गिरा दिया है, तो एक ऑफरर दूसरा ऑफरी बन जाएगा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कि मैं एक्सेप्टेंस दूं ही ना, जब हम दोनों ने ऑफर दिया एक जैसा, तो हम दोनों वही तो चाहते हैं जो लिखा है, तो इससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन रहा है। किसी एक को तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, और जैसे ही एक्सेप्टेंस दिया ऑटोमेटिकली उसने अपना ऑफर लैप्स किया और ये वाले ऑफर को पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब काउंटर ऑफर में क्या होता है? चेन ऑफ ऑफर्स, प्राइस नेगोशिएशन में भी होता है काउंटर ऑफर, और उसके अलावा दूसरे तरीकों से भी हो सकता है। काउंटर ऑफर में हमेशा प्राइस नेगोशिएशन हो ये जरूरी नहीं है ना? जैसे मैंने कहा 10 रुपए में खरीदोगे, आपने कहा नहीं 8 में खरीदेंगे, तो ये आपने 8 में जो दिया है वो एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि काउंटर। अच्छा, मजे की बात, काउंटर ऑफर दो तरीके से होते हैं, एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और एक प्रॉपर काउंटर ऑफर। दोनों ही काउंटर ऑफर है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, हाँ खरीदेंगे तो सही, लेकिन आज नहीं परसों, तो ये भी तो काउंटर ऑफर है। आया? ये छोड़ो, आपने कहा कि खरीदोगे मुझसे ये चीज, मान लो ये पेंसिल 5000 में, आपने लिख के भेजा हाँ 5000 में खरीदूंगी, ये रहे 1000 कैश और बचे हुए 4000 1000 की अगली 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी, ये भी काउंटर ऑफर है क्योंकि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। जैसा ऑफर आया है उसका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया, हो गई काउंटर ऑफर की कॉन्सेप्ट। चलो, ऑफर कब लैप्स हो जाता है? तो बोले दो तरीके से, या तो ऑफरर उसको, ऑफरर खुद ही रिवोक कर दे या ऑफरी रिजेक्ट कर दे। बहुत बढ़िया। ऑफरर अपना ऑफर कब रिवोक कर सकता है? एट एनी टाइम, अरे सुनो, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर, दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सही? बराबर? रटा नहीं है ना आपने ना मैंने, पूरा लॉजिक के साथ है ये। हाँ, ये हो गई जनरल बात। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने भेजा भी शायद इसका आंसर। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच एन ऑफर कम्स टू एन एंड, दैट इज एन ऑफर लैप्सेस। बोलो भाई ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है? तो दो तो अभी पढ़ के आए ऊपर, रिवोकेशन ही कर लिया ऑफरर ने बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो डालता ट्रांसमिशन में, उसके पहले पहले रिवोक कर लिया, या फिर ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, एक बार ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक, तो उसके बाद फिर वो बोले कि अच्छा चल बाद में आ जाए, चल 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 एक्सेप्ट करता हूं। बोले आपने एक बार रिजेक्ट करते ही लैप्स हो गया,
और अब तो एक्सेप्ट कर रहा है तो किसको एक्सेप्ट करेगा, वो तो लैप्स हो चुका है। इसी तरह काउंटर ऑफर भी दे दो तो ऑफर लैप्स हो जाता है। फिर आप बोलो चल ठीक है वो तेरा पहले वाले ऑफर एक्सेप्ट करते हो, तो किसको एक्सेप्ट करोगे, काउंटर ऑफर देते ही ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया था, लैप्स। क्वेश्चन कर लोगे ना इसमें। अच्छा, अगर टाइम दे रखा हो स्टिपुलेटेड टाइम या रीजनेबल टाइम, सबसे पहले स्टिपुलेटेड में करेंगे, स्टिपुलेटेड नहीं दे रखा हो तो रीजनेबल। एंड व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस अगर आप टाइम से नहीं कर रहे हो, 10 साल बाद हाँ बोल रहे हो, तो उसको कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। तो तब तक क्या हो जाता है, रीजनेबल टाइम एक्सपायर होती है, ऑफर लैप्स। अब वो बचा ही नहीं ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर पहला जल्दी बोलो, रिवोकेशन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा एक्सपायरेशन ऑफ स्टिपुलेटेड स्लैश रीजनेबल टाइम, चौथा अगर कंडीशनल ऑफर था और उसके साथ कोई कंडीशन थी कि अपना फार्म हाउस किराए पे देगा मेरे बेटे को तो 50 लाख में घर बेचूंगा, और तूने कंडीशन का नॉन फुलफिलमेंट किया है, तो फिर मेरा ऑफर भी अपने आप क्या हो गया है, लैप्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें 4 पॉइंट्स है, डेथ ऑफ ऑफरर, डेथ ऑफ ऑफरी, इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, इंसैनिटी ऑफ ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। चारों में से कुछ भी हो जाए तो ऑफर अपने आप क्या माना जाता है, लैप्स माना जाता है। अगर हमने एक प्रिस्क्राइब्ड मोड में आपको बोला था कि एक्सेप्टेंस करना व्हाट्सएप से जवाब देना, और आपने हमको पत्र भेज दिया या टेलीग्राम भेज दिया, हम टेलीग्राम खोल ही नहीं रहे, तो फिर ऑफर लैप्स हो जाएगा अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं भेजा हो तो। फिर क्रॉस या काउंटर ऑफर देते ही, क्रॉस ऑफर में एक ऑफर को लैप्स होना ही पड़ता है, वो भी एक इज अ मोड ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर। और काउंटर ऑफर में काउंटर ऑफर देते ही सामने वाले का ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, बोलो हाँ। और लास्ट, जिस चीज का ऑफर दिया था कि मुझसे 3 किलो अफीम खरीदोगे, और भारत सरकार ने लॉ ही बदल दिया, अफीम बेचने ही इलीगल कर दिया है, तो फिर मेरा ऑफर ही अपने आप क्या हो गया है, लैप्स। आयुष, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाथ हटा ले, आया समझ। चल, राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियरो, याद आ रहा है हमने आपको ये कौन से वाले पॉइंट का केस ला है, रीजनेबल टाइम वाला। आपको हमने ऑफर दिया कि हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे 1 मई को, आप हमको अलॉटमेंट कर रहे हो 1 नवंबर को, अब नहीं चाहिए, 6 महीने बाद आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अगर रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट न करो तो हमारा ऑफर अपने आप क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। हो गया लैप्स ऑफ ऑफर का पॉइंट, तगड़ा पॉइंट है, बोलो हाँ, पक्का, शार्प। हाँ, एक्सेप्टेंस जल्दी जल्दी करना। एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, जब ऑफरर के ऑफर के ऊपर ऑफरी अपनी कंसेंट दे देता है तो समझ जाओ ऑफर का क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल है, पहला एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आना चाहिए, ऑफर पे इमिनेट होना चाहिए, अराइज होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले, पता चले हमने आपको भतीजा पहले ढूंढ के लाके दे दिया, फिर ऑफर मेरे को बाद में सुनाई दिया, तो मैंने कहा एक्सेप्ट पहले ही कर चुका हूं, ऑफर अब सुन लिया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बोलो हाँ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एक्सेप्टेंस ऑफर के बाद आया हो। क्या कहते हो गया। अगला, वैलिड एक्सेप्टेंस हमेशा कौन करेगा, ऑफर ही करेगा जिसको ऑफर दिया। सीता को आपने प्रपोज किया है तो पास में खड़ी हुई गीता एक्सेप्टेंस दे दे कि हाँ मेरी तरफ से हाय, ये चलेगा नहीं, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर ही करेगा। दूसरा, ऑफर लैप्स हो, कितने तरीके से लैप्स होता है, ऊपर पढ़ के आए भी 8-9 तरीके, हाँ उनमें से किसी भी तरीके से लैप्स हो उसके पहले पहले एक्सेप्टेंस करना है। लैप्स होने के बाद एक्सेप्टेंस करोगे तो कोई फर्क, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, समझ रहे हो। जब ऑफर जिंदा था, वैलिड था, तब तो एक्सेप्ट किया नहीं, अब लैप्स होने के बाद एक्सेप्ट करने का क्या फायदा, बोलो हाँ। ऐसा थोड़ा सा भजन का एलिमेंट आ गया। अच्छा, वो एक्सेप्टेंस किस तरीके से कर सकते हैं आप, एक्सप्रेस की इम्प्लाइड, बोले एक्सेप्टेंस जब भी होगा दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे चाहो, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। एक्सेप्टेंस ऐसा होना चाहिए कि रामलाल ने बोला 100 रुपए में खरीदोगे, आपने कहा हाँ हम 80 में खरीदेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए एब्सोल्यूट एंड जैसा ऑफर आया है बिल्कुल वैसा। रेडियो मिर्ची का सिग्नल 98.3 एफएम पे आया है तो आपकी ट्यूनिंग 98.3 होना चाहिए, ना 98.2 ना 98.4, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। उसकी क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा आया है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। +-4 के आगे 2 डंडी खींच दो तो 4 ही बचेगा सिर्फ, एब्सोल्यूट, फिर ना प्लस बचा ना माइनस बचा। मैथ्स के बच्चों समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। अगला है, हाँ वही एग्जांपल, गाय खरीदोगे, बोले हाँ खरीदेंगे, साथ में बछड़ा दोगे तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसा ऑफर दिया था वैसा ही एक्सेप्टेंस चाहिए। बछड़ा हम कैसे दे, बछड़ा तो गाय देगी ना हम कैसे दे दें यार, अब गाय देगी जब देगी, उसके पहले तो नहीं देगी। हाँ, दूसरा एक्सेप्टेंस आप मन में रख लो आपकी हाँ है, लेकिन बोलो मत सामने वाले को, नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी
कम्युनिकेटेड सामने वाले, और कम्युनिकेटेड मतलब mental communication is no communication, silence is not equals to communication, smiles and laughter is not equals to communication. communication मतलब proper communication या तो written word से या oral word से या conduct से आया। मन में हाँ है इससे चलने वाला नहीं है। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, काय का, एक्सेप्टेंस का। मैंने कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप से ही जवाब दें, तो आपको व्हाट्सएप से जवाब देना है। मैंने कहा पत्र से ही जवाब दें, तो पत्र से ही देना है। और अगर सामने वाला प्रिस्क्राइब मोड में नहीं करता है तो उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। लेकिन 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 ध्यान सुनना जल्दी से, अगर उसने नॉन प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस किया और मैंने पढ़ लिया, तो मुझे इंसिस्ट करना चाहिए कि प्रिस्क्राइब मोड में ही दे, फोर्स करना चाहिए। और मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं तो फिर वो एक्सेप्टेंस नॉन प्रिस्क्राइब मोड में होने के बावजूद भी वैलिड एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। बहुत ही शार्प, और स्पेसिफिक टाइम के अंदर होना चाहिए, और अगर स्पेसिफिक टाइम ना दे रखा हो तो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। व्हाट इज रीजनेबल, फलाना डिमका, आगे का आता है आपको, बोलो हाँ शार्प। ये सारे केस बहुत प्यारे प्यारे थे। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले अभी डिस्कस किया था कि उसके अंदर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस लगाया है। बाकी केस लॉ आप पढ़ना एक बार, केस लॉ की फाइल अलग भी है, आप उससे पढ़िएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जल्दी से, इसको तो 2 मिनट में कर दूं, ये बहुत मेहनत से करा था अपन ने क्लास में। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, बोले एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एंड एज अगेंस्ट द ऑफरी दैट इज एक्सेप्टर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। बराबर, और इसी से निकल के आ जाएगी दूसरी चीज कि कब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोकेबल है। बोले ऑफर इज रिवोकेबल एट एनी टाइम बिफोर the letter of acceptance is posted by the offeree, that is communication of acceptance is completed as against the offerer। और acceptance कब तक रिवोकेबल है, बोले as until the communication of acceptance is completed as against the offeree, that is acceptor। सही है सही है सही है दिव्यांश, सही बोला। फिर बोल देता हूं, acceptance can be revoked by the acceptor at any time before the letter of acceptance reaches the offerer, that is at any time before the communication of acceptance is completed as against the offeree। सही बोला है बिल्कुल, आया पक्का एकदम शार्प, बहुत बढ़िया। और अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांजिट में घूम जाए तो बोला अगर वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड था, हाँ, और प्रॉपर एड्रेस से आपने भेजा था और पोस्ट किया, ये तीनों चीजें आपने की हो तो फिर एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। फिर गुम भी गया हो तो कुछ नहीं। और इनफैक्ट ये भी लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर वो आपने लेटर एक्चुअली पोस्ट किया था तो उस पर एड्रेस और स्टाम्प प्रॉपर लगाया था, हम ये मान के चलते हैं, लॉ प्रिज्यूम करके चलता है। जल्दी से आगे पढ़ो, ये सब बातें अब हो गई मतलब, है ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह सब कुछ। क्या विलियम एंसन बहुत प्यारी बात बोल के गए थे कि बारूद से भरी हुई ट्रेन के ऊपर जलती हुई मैच स्टिक आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट रूपी धमाका होगा और कुछ नहीं बचेगा एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट ऐश। लेकिन उसके पहले एक्सेप्टेंस रूपी जलती हुई माचिस की तीली आने के पहले पहले ट्रेन कभी भी आगे बढ़ सकती है, यानी कि ऑफर में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफर। हाँ, तो उन्होंने मेटाफर में बात की थी, आपको अपन पढ़ा चुके हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर भी लिख के भेजा है क्या मैंने, भेजा है बराबर। जो कल एक क्वेश्चन था वो माइनर वाला है, सब दूर है, उसका आंसर मैंने अपनी तरफ से लिख के भेजा एक प्यारा सा। कईयों को दिक्कत आ रही थी इसमें लिखे क्या सर इस क्वेश्चन में, आज भेज दूंगा आंसर। में भेजा नहीं भेजा अभी, आज भेज दूंगा। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर में स्पेशल टर्म्स हो सकती है, ऑफर एक्सेप्टेंस में स्पेशल टर्म्स, और वो स्पेशल टर्म्स कम्युनिकेट करना जरूरी है क्या, और कम्युनिकेट करने के लिए क्या जरूरी है। पहली शर्त कि वो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो उसी समय स्पेशल टर्म्स कम्युनिकेट करो। लॉन्ड्री वाली रिसीट याद आ रही है, 15 दिन में कपड़े लेने नहीं आए तो कपड़ों की घूमने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इनको बोलते हैं स्पेशल टर्म्स। और ये स्पेशल टर्म्स बाइंड होती है कि नहीं होती है, बशर्ते या तो फेस पे दी हो रिसीट टिकट या बिल के, या पीछे दी हो तो आगे सी बैक या पीछे देख लो इस बात का कोई ना कोई सूचना लिखी हो, या फिर ओरली बताई गई हो। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं एक्चुअल में कम्युनिकेट की गई हो ढंग से, या फिर कम्युनिकेट नहीं हो पीछे लिखी हो तो नोटिस दिया हो कि पीछे देख लो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही स्पेशल टर्म्स कम्युनिकेट की गई हो, बाद में अलग से फोन लगा के बोलोगे कैरियर ने बोला कि मैं तो, हाँ वो नहीं चलेगा, है ना समझ में, शुरू से ही आपको उसका नोटिस देना है। तो फिर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों ही पार्टीज पे क्या हो जाएंगी, बाइंडिंग हो जाएगी। एक होती है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय होती कि 30,000 रुपए दूंगा, बोले मैं तुझे टीवी बेचूंगा, ये नॉर्मल कंडीशंस। और लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है
कि ये टीवी 10 दिन में लेने नहीं आए तो हमारी जिम्मेदारी होगी, इस तरह की टर्म्स को स्पेशल टर्म्स बोलते। लिली व्हाइट वर्सेस आर मन्नू स्वामी, प्रॉपर एग्जांपल है, सारे एक एक पढ़े थे हमने पांचों। चलो अच्छा, फैक्स, ईमेल या फोन पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी क्या वैलिडिटी है? बोले ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं बशर्ते प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ, और इस केस में एक्सेप्टर की ड्यूटी बनती है कि फिर से अगर फोन लाइन डेड हो गई हो तो फिर से कॉल लगा के पूछ ले कि आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, क्योंकि तेरे करने से ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना, तेरे एक्सेप्टेंस, इसलिए एक बार तू कंफर्म कर ले कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं, बाकी तो ये भी वैलिड होते हैं। चलो अच्छा, अग्रीमेंट फ्यूचर में अग्री करेंगे इस बात का, कोई अग्रीमेंट आज बनाए तो वो वैलिड है कि नहीं है? नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लंदन जाएंगे तो तुमको ले जाएंगे और जो भी होगा तब प्राइस डिसाइड, आज इस बात के लिए अग्री करते हैं कि आगे तुम्हारी सैलरी डिसाइड करेंगे लंदन जाएंगे जब। बोले दिस अग्रीमेंट, लोटस वर्सेस रॉबर्ट्स, अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर आर नॉट वैलिड अग्रीमेंट्स, है ना। चलो कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, कंसिडरेशन है क्विड प्रो क्वो, यानी कि किसी के बदले में कुछ। फ्रेडरिक पोलॉक की डेफिनेशन सबसे बढ़िया, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अनदर पर्सन इज बॉट। हमारी कंसिडरेशन की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2D में है, क्या है? किया नहीं किया, करेगा नहीं करेगा, कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो जो करना नहीं करना या प्रॉमिस है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कई बार कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। पहला रूल है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। भैया मेरी इच्छा पे ही, अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे लिए ये मोबाइल बेचूंगा तो तू मुझे क्या देगा बदले में, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। वो मेरी इच्छा पे आएगा ना, तेरी इच्छा पे नहीं आएगा, है ना। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अच्छा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस था जिसमें कलेक्टर के कहने पे मैंने मार्केट बनवाया था, दुकानदारों ने बोला था हम आपको कमीशन देंगे, तो दुकानदारों ने बोला कमीशन देंगे, तो मैंने बदले में क्या दिया? कंसिडरेशन, कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जो दिया वो तो कलेक्टर की इच्छा पे दिया। दुकानदार प्रॉमिसर कि प्रॉमिस किया है कि कमीशन देंगे, मैं प्रॉमिस ही, तो प्रॉमिसर की इच्छा पे मैंने कंसिडरेशन दिया या किसी और की इच्छा पे दिया? कलेक्टर की इच्छा पे बनाया वो मार्केट तो मैंने। तो जब ये कंसिडरेशन प्रॉमिसर की इच्छा पे ही नहीं आया है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं, इसलिए मैं उनसे वो कमीशन का अमाउंट नहीं मांग सकता। केस अपन ने पढ़ा था। आगे कंसिडरेशन कहां से आएगा? बोले प्रॉमिस ही से आएगा या किसी और व्यक्ति से भी आएगा। चलो मैंने आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया है, मैं प्रॉमिसर, आप प्रॉमिस ही, पर पैसा आप न दे और आपके अंकल दे दे तो भी कंसिडरेशन, अनलेस कि वो पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट तो बात अलग है, अदरवाइज कंसिडरेशन प्रॉमिस ही या एनी अदर पर्सन से भी आए तो चलता है। डेफिनेशन में लिखा है प्रॉमिस ही और एनी अदर पर्सन। अगला है इसका एग्जांपल, प्रॉमिस ही में कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस ही और एनी अदर पर्सन। लेजेंडरी केस, जल्दी बोलो, चिन्नैया वर्सेस रमैया। बेटी को मां ने गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी दी, अपनी सारी सर्टन प्रॉपर्टी, और इस शर्त पे कि तो अपने मामा को हर साल एन्युइटी देगी। उसी दिन शाम को बेटी जाके मामा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराई कि मैं आपको हर साल एन्युइटी दूंगी। तो बेटी मामा के लिए प्रॉमिसर है और मामा प्रॉमिस ही है। बेटी ने तो एन्युइटी देने का प्रॉमिस किया, मामा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो जब प्रॉमिस ही ने कुछ नहीं दिया तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो बेटी मुकर सकती है। बोले नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस ही यानी मामा ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मां ने तो दिया। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, और ये दोनों एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है, इसलिए कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पार्टी, मामा से नहीं तो मां से। तो अगर मां से कंसिडरेशन मूव हुआ है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो बेटी को यानी कि भांजी को मामा को हर साल एन्युइटी देना ही पड़ेगी। अंत में मामा जीतेंगे कि भांजी? इतिहास में पहली बार मामा जीतेंगे, नहीं तो हर बार शकुनी और कंस मामा ही हारे हैं, यहां पर मामा जी जीत गए थे। चिन्नैया वर्सेस रमैया, मामा जीत गया। बोलो आया। कंसिडरेशन प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा? तीनों हो सकता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जांपल, इस हाथ दे इस हाथ ले। अच्छा, कंसिडरेशन की वैसे भी अपनी क्या लॉजिक थे? इसको बोलते हैं नहीं, इसको बोलते हैं नहीं, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। इट्स ए म्यूचुअल गिव एंड टेक, अपनी भी तो एक परिभाषा है म्यूचुअल गिव एंड टेक। अब वो मैंने आपको प्रॉमिस किया लेकिन बदले में आप जो करने वाले थे वो पहले ही कर चुके हो, पास्ट कंसिडरेशन। मैंने आपको प्रॉमिस किया, आप भी हाथों हाथ मेरे को सामान दे रहे हो, ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक। और फ्यूचर कंसिडरेशन, मैं तो आपको प्रॉमिस कर रहा हूं लेकिन आप अपना प्रॉमिस बाद में कभी निभाओगे, 3 दिन बाद पेमेंट करोगे, ये हो गया फ्यूचर। तो कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है इंडिया में, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। ठीक। लेकिन पास्ट की जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं, वॉलंटरी की ना, वो आपने डिजायर पे की नहीं, इसलिए उसको हम वैलिड कंसिडरेशन, हाँ फिर भी एक्सेप्शन में डाल के फिर हम
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे अलग बात है, लेकिन उसको कंसिडरेशन नहीं मानते। ये तगड़ा इंटरप्रिटेशन था, है ना। चलो, फ्यूचर कंसिडरेशन का दूसरा नाम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। चलिए भाई, कंसिडरेशन का दूसरा पॉइंट कैसा, चौथा पॉइंट, रियल और कॉम्पिटेंट। प्यार करूंगा मैं तुझे, लाड़ करूंगा मैं, तेरे माथे को चूम लूंगा मैं, तेरे को आशीर्वाद दूंगा मैं, तेरे को जादू की झप्पी दूंगा मैं, खजाना ढूंढ दूंगा जादू से, मैं मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दूंगा, आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। किसी भी प्रॉमिस के बदले इस तरह के जो बदले में कंसिडरेशन दिए जाते हैं, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रियल और कॉम्पिटेंट नहीं बल्कि इल्यूजरी है। इतने ही नहीं, बल्कि वो काम जो करने के लिए आप पहले से ही बाउंड हो। सरकारी दफ्तर में बैठे हो और फाइल आगे बढ़ानी है, अगर सब कुछ ओके हो तो उसके लिए आप अलग से पैसा लेके बोलो कि मैं तेरी फाइल आगे बढ़ा दूंगा, तो वो तो ब्राइब हो गई, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि उस काम को करने के लिए तो आप पहले से बाउंड थे। प्लेन को सेफली लैंड करने के लिए आप पहले से बाउंड थे। अलग से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो कि सर 1 लाख रुपए दोगे तो सेफली लैंड कर दूंगा प्लेन, तो भी बाद में वो 1 लाख नहीं देगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो प्लेन सेफली लैंड कर रहे हो, वो तो वैसे भी आपकी ड्यूटी ऑलरेडी बाउंड हो आप करने के लिए। ऐसे जल्दी जल्दी बोल के सारी चीजें कवर कर दी जो मैंने उस समय धीरे धीरे बोली थी। बोलो हाँ, एक एक पॉइंट, एक एक एग्जांपल कवर हो गया इसमें। शार्प। तीसरा मतलब कंसिडरेशन अनसर्टन या इल्यूजरी भी नहीं होना चाहिए। पांचवा, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, बदले में तू क्या देगा एज ए कंसिडरेशन? बोले सर चरस दूंगा, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ठीक, इलीगल मॉरल या इलीगल इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, बल्कि लीगल, मॉरल और कॉन्करेंट टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। शार्प। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है क्या? अच्छा, इस पे क्वेश्चन बना एक, तो मैंने भेजा भी है। कितने बच्चे ऐसे हैं ऑनेस्टली जिनने अभी तक जितने क्वेश्चन भेजे मैंने वो सारे अलग एक जगह संभाल के रखे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करना, अभी और आएंगे, अब धड़ल्ले से आएंगे। अब एक एक दिन में 2-2 भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है मैं सीधा आंसर ही भेज दूं, क्वेश्चन भेजूं हाथों हाथ उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन भेजूं हाथों हाथ उसके नीचे आंसर। चालू करूंगा मैं ऐसा करना। अंत में हो सकता है 60 तो अभी हो गए होंगे, 58 तो अभी हो जाएंगे, 50, 58, 55, 56 तो हो गए होंगे, और 10, 20, 30, 40 हो सकता है धड़ल्ले से आ जाए जल्दी जल्दी, 100 के आसपास हो जाएंगे। और जो मुझे लगेगा कि ये टिपिकल है या इसका आंसर नहीं आ रहा होगा बच्चे को, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, तो पक्के पक्का है आंसर। अंत में किसी व्यक्ति ने उन सबको कंपाइल कर लिया और प्रिंट निकला लिया, मान लीजिए कंपाइल करके मर्ज करके, और उसको भी पढ़ के चले गया। अगर 100 क्वेश्चन है मान लो, 100, 110, 55 पन्नों में आ जाएगा। 55 पन्ने आगे पीछे मिला के छोटी सी फाइल बन जाएगी, स्पाइरल करा ली, एक पेज पे एक आगे पीछे, और ये एक पेज पे एक ही आंसर है मेरा, मोस्टली प्रॉपर एक पेज पे एक आंसर है, बराबर। और उसके बाद अगर आपने ऊपर क्वेश्चन है नीचे आंसर, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, मार्क्स के साथ किए कितने नंबर का है मोस्टली, है ना। अब अगर आपने वो सारे आंसर भी कर लिए 100 क्वेश्चन, तो कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। पक्के पकाए आंसर आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आपको मालूम है किस फॉर्मेट में लिखना है और इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, बनाया बनाया आंसर। हाँ तो बोलो यार, अरे मजा सुन के गूज़बम्स आया, मजा आया। तो कंसिडरेशन 5 लाख रुपए का सामान मैंने 2 लाख में बेच दिया, वैलिड है? कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, वैलिड है। क्यों? बदले में कंसिडरेशन कितना आया? 2 लाख। ये पर्याप्त है कि कम है? 3 लाख कम है, फिर भी पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है फिर भी वैलिड है। क्यों? कंसिडरेशन का होना जरूरी है, पर्याप्त होना जरूरी। बोलो आया? क्या बोला? कंसिडरेशन का होना जरूरी है, पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। चलो, अच्छा, वो काम जो करने के लिए आप पहले से बाउंड है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कंसिडरेशन अथर्व नहीं बोलते। शेषन्ना चेट्टी वर्सेस रामास्वामी चेट्टी, कोर्ट का आदेश आया है, समन आपको आना ही है, तो मैंने प्रॉमिस भी कर दिया कि पैसे दूंगा आ जाना, फिर भी ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बदले में तू जो कर रहा है वो तो तू करने के लिए वैसे ही बाउंड है, कोर्ट में तेरे को जाना ही। और कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रे पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में काम का नहीं, वो अपने क्लास में पढ़ लिया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, लेकिन यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा जल्दी से, अब ये तो बहुत ही आसान है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये जनरल रूल है? इसका लैटिन फ्रेज क्या बनेगा? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शियो, अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पर क्या इसके ये भी जनरल रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शन है? अच्छा, इसका सेक्शन मालूम है? नो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड का सेक्शन क्या है? अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन का सेक्शन क्या है? अग्रीमेंट इज वॉइड क्या? 25। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन है 25। और 25 के बाद अब क्या चालू हो रहा है उसी 25 में? एक्सेप्शंस।
तो एक्सेप्शन की कभी कभी कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जल्दी बोलो कौन सा? पहला, नियर रिलेशन की पार्टीज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सारी कंडीशन नियर रिलेशन, आउट ऑफ नेचुरल एंड अफेक्शन, रिटन एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ये जो पीछे एडजेक्टिव है अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, वो वाला लॉ जो उस समय लागू हो, जिस भी एक्ट के अंदर आपका वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर वो क्या हो जाता है? कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी वैलिड हो जाता है। वेंकट स्वामी वर्सेस अंगा स्वामी, बड़े भाई ने छोटे भाई के कर्जे चुकाने का अग्रीमेंट कर लिया जबकि बदले में कुछ भी नहीं मिला, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कोर्ट ने बोला। पुनो बीबी वर्सेस फयाज बख्श, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का एंटोनी में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया रिटर्न एंड रजिस्टर्ड कि मैं अपनी वाइफ को अपनी अर्निंग्स दूंगा, रिटर्न और रजिस्टर्ड हो गया, नियर रिलेशन है और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, क्या होगा? वैलिड। तो सर फिर हम एग्जाम में बेल्फोर लगा के आए कि ये लगा के आए? प्लीडिंग पे डिपेंड करेगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की प्लीडिंग हो तो पुनो बीबी वर्सेस फयाज बख्श, कुछ ने लिखा हो तो फिर सोशल एग्रीमेंट में जाएगा। मिस्टर रमेश ने अपनी वाइफ को 30 साल की उम्र में जब प्रॉमिस किया था बर्थडे पे कि 1 लाख रुपए दूंगा, वो रिटर्न और रजिस्टर्ड भी हो गया था, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि उसमें बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर ही लगेगा। याद आ गया क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू का? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, फिर बोल रहा हूं, पास्ट में जो आपने सर्विसेज दी थी अपनी इच्छा से, उनको वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानते हैं क्योंकि इच्छा से दी ना, अपनी इच्छा से नहीं आता कभी कंसिडरेशन, प्रोमिसर के डिजायर पे आता है। और आपने अपनी मर्जी से मेरा कुत्ता ढूंढ के लाके दिया था, बोलो हाँ, इससे टेक्निकली वो कंसिडरेशन, हाँ, फिर भी उससे होने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसीलिए तो एक्सेप्शन में डालना पड़ा कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज से होने वाला कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए टेक्निकली, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ ने इसको किस में लिया है? एक्सेप्शन में लिया है, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने नया अग्रीमेंट बना लिया और उसको रिटर्न में बनाया है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, पैसा चुकाना पड़ेगा। चलो अगला, कुत्ता ढूंढने वाला एग्जांपल इसका आपको मालूम ही है। टाइम बार डेट चुकाने का, वैसे तो टाइम बार डेट क्या हो जाता है? 0। पूरी कॉन्सेप्ट मालूम है आपको टाइम बार डेट के, तो उसमें पैसा टेक्निकली नॉन रिकवरेबल है, कोर्ट में रेमेडी भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसका नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो तो उस नए कॉन्ट्रैक्ट में आपने तो प्रॉमिस किया, मैंने जो दिया था वो तो टाइम बार 0 है, टेक्निकली कुछ नहीं दिया, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और पैसा मिल जाएगा, बराबर पूरी कंसेप्ट के साथ। अगला, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स गिवन एंड एक्सेप्टेड, एक बार गिफ्ट दी और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिए तो वो गिफ्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कंसिडरेशन तो गिफ्ट में होता ही नहीं, वन साइडेड ही होती है, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगला, बिलमेंट, बिलमेंट दो प्रकार के होते हैं, ग्रेटिशियस नॉन ग्रेटिशियस। नॉन ग्रेटिशियस में तो कंसिडरेशन होता ही है, वो भूल जाओ, ग्रेटिशियस तो फ्री होते हैं, उसके बाद भी वो ग्रेटिशियस बिलमेंट कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं, क्योंकि लॉ ने ही बोला है कि बिलमेंट में कंसिडरेशन न भी हो तो भी बिलमेंट वैलिड होता है, और हो तो वैलिड होता ही है। सेम गोज विथ एजेंसी, एजेंट को सैलरी दो तो वैलिड एजेंसी ही, फ्री में भी एजेंट काम करे तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कुछ गड़बड़ करे तो सू कर सकते हो, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन। आखिरी, चैरिटी, ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, हाँ, अगर चैरिटी के प्रॉमिस के बदले में सामने वाले ने लाइबिलिटी इनकर कर ली हो तो ये वाला एक्सेप्शन लगता है। इन जनरली चैरिटी के अग्रीमेंट्स जनरल रूल में जाते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर क्रिश आ रहा है बेटा, लेकिन सामने वाले ने आपके चैरिटी के प्रॉमिस के बदले में क्या इनकर कर लियो? लाइबिलिटी, तो फिर चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं? वैलिड हो जाते हैं। बोलो हाँ, चलो केस आप देखना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 लाइनें बोल दो। ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड अ पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ही बात को 3 तरीके से बोल दिया तो थोड़ा बड़ा हो गया। बोला, विच मीन्स अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 हो गए। हाँ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता पर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलता है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। ये क्वेश्चन भी तकलीफ देता है कि लिखे क्या, आता तो है, लिखे क्या, भेजा है क्या किसी ने? हाँ, तो इसको बोलते क्या है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वही शो करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही इन्फोर्स कर सकती है। इस रूल को क्या बोलते हैं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तेरी मेरी प्रिविटी, प्राइवेट रिलेशनशिप, अपन दोनों एक दूसरे को सू कर सकते हैं भावेश, दूसरा कोई सू नहीं कर सकता। ठीक, अब सुनना, क्या इसके भी कुछ एक्सेप्शन है? कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकती फलाना। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के? कि स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही एक दूसरे को सू कर सकती है, और फिर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलता है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं, जनरल अलग से पॉइंट है। चिन्नैया वर्सेस रमैया, कोई स्ट्रेंजर कंसिडरेशन दे दे वो चलता है, पर स्ट्रेंजर आके सू कर दे कि तुम परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं चलता।
पर एक्सेप्शन क्या है? सारे एक्सेप्शन में कॉमन लिंक है, जल्दी बोलो क्या? बेनिफिशियरी सू कर सकता है भले वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं भी था। ट्रस्ट में बेनिफिशियरी, बहुत बढ़िया। फैमिली सेटलमेंट में जिसके नाम पे बेनिफिट आने वाला था, मां शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम। दूसरा, अच्छा ये कलयुग के बेटे थे जो 7 नरक के भी नीचे वाले स्थान में जाएंगे, है ना। बाद में मां को पैसे नहीं दे रहे, मां के साथ मतलब गोली पकड़ा दी। मां को लगा हाँ चलो मेरा ध्यान रखेंगे ना, अग्रीमेंट में तो लिखा है कि दोनों मिलके पैसा जमा करेंगे मां के मेंटेनेंस का, बाद में खा गए, पैसा ही नहीं दे रहे, तो मां ने केस कर दिया बेटे को। ये तो कलयुग है बेटा, एल्पेन लिबे जेली, जिसके कारण हो रही है मां की ममता मैली, कलयुग। हाँ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जब आपने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया हो कि उसको चुका देना और उसने एक्नॉलेज भी कर दिया हाँ भाई मेरे से ले लेना, तो अब वो व्यक्ति क्रेडिटर इस व्यक्ति को सू कर सकता है कि तू क्यों नहीं दे रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट उसका किससे था? मेरे से था। पर अगर उसने एक्नॉलेज कर दिया हो कि हाँ आपका पैसा मेरे पास पड़ा है, वही कंस्ट्रक्टिव, पैसा मेरे पास पड़ा है ले जाओ, फिर वो नहीं दे तो मेरा क्रेडिटर उसको सू कर सकता है जिसको मैंने पैसे दिए थे, जिसने एक्नॉलेज कर दिया था मेरे क्रेडिटर को। बोलो हाँ। अगला, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने मेरे दोस्त के नाम असाइन करके हिमालय चले गया था, रामलाल असाइन करके हिमालय चले गया था। अब बताओ, क्या अंकल जी के शांत होने के बाद, अंकल जी के जाने के बाद रामलाल जो उनका बेटा है वो तो नहीं, वो तो हिमालय चले गया, पर स्टैम्प पेपर पे रिटर्न रजिस्टर्ड करके अगर असाइन करके गए अपने दोस्त के नाम, तो क्या दोस्त एलआईसी को सू कर सकता है कि पैसे दो? एलआईसी बोलेगी तू कौन? बोले मैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो नहीं हूं लेकिन फिर भी सू कर सकता हूं क्योंकि मेरे नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ है। बोलो आया। और असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन तो पढ़ ही चुके अंत में, आपको मालूम ही है। एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए, उस केस में माना कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मैं नहीं हुआ था, मेरा एजेंट हुआ था, मैं थर्ड पार्टी हूं, लेकिन फिर भी मैं सू कर सकता हूं रामलाल को कि तूने जो मेरे एजेंट को माल भिजवाया था, मेरे एजेंट के हाथ वो माल खराब निकला है, क्योंकि बेनिफिशियरी तो मैं ही हूं ना उस माल का, आया तो मेरे पास ही है ना। बहुत बढ़िया। और आखिरी में मैरिज सेटलमेंट में बहू ससुर को सू कर सकती है, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट बहू के बाप और ससुर के बीच में ही क्यों ना हुआ हो, अल्टीमेटली जो भी अग्रीमेंट हुआ उसका बेनिफिट तो बहू को ही मिलना था मैरिज सेटलमेंट का, तो बहू ससुर को सू कर सकती है। बोलो हाँ, बिगड़ो मत। कोई बात नहीं, समझ में आया ना। इसके बाद बैठोगे तो यही होगा। चलो, ये सारे केस पढ़े थे क्या? ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए, बोलो एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर क्या चीजें हैं, एक तो मेजोरिटी का है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट, जिस लॉ में वो आ रहा है। शराब पीने के लिए अलग लॉ है, शादी करने के लिए अलग लॉ है, वोट डालने के लिए अलग लॉ है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग लॉ है, गार्जियन वगैरह अपॉइंट है तो इमोबल प्रॉपर्टी के लिए तो 21 की उम्र हो जाएगी, किसी में 18, किसी में 21। तो जिस भी लॉ में और जिस भी तरह का ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। फिर दूसरा वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड का। और तीसरा वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका उल्टा बोलो कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? बोले माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन कौन आते हैं? नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए, तो बोले डिस्क्वालिफाइड कौन होते हैं ये बता दो। बोले एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु जिनके साथ वॉर चालू हो गई है। दूसरा इंसॉल्वेंट, उसके बिहाफ पे उसका ऑफिशियल रिसीवर एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि वो कमा कमा के बाद में इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन इंसॉल्वेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पूरी कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? कन्विक्ट के अक्यूज्ड, कन्विक्ट जो अभी जेल में सजा काट रहा है और दोष सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है। फिर फॉरेन सोवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ वगैरह, क्यों? क्योंकि इनको हम वैसे भी सू नहीं कर सकते जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन नहीं मिल जाए तब तक, और वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में मिलती है जनरली, सिविल में तो मिलना बहुत मुश्किल ही है। तो इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। और आखिरी कॉर्पोरेशन यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी वगैरह जो भी एलएलपी वगैरह, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस काम करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है और पर्सनल नेचर के शादी वादी करना इनके लिए भी इनकॉम्पिटेंट है। हाँ, जो जो जिनके लिए कॉम्पिटेंट है उनके लिए फिर ये कॉम्पिटेंट है, पर जिनके लिए नहीं है उनके लिए इनकॉम्पिटेंट है। तो क्या तीसरे नंबर का पॉइंट एबीसीडी में कवर हो गया? एबीसीडी में पांचों में। चलो अब दूसरा, पहला माइनर, जल्दी से सिर्फ ये टेबल देखना है आपको, बाकी तो इसके नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन है क्या क्या कर सकता है माइनर और क्या क्या नहीं कर सकता है। माइनर मतलब अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3, मेजर मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18th ईयर ऑफ हिज एज। जनरल डेफिनेशन तो मेजर की यही है, पाया था? क्या क्या कर सकता है माइनर और क्या क्या नहीं कर सकता? बोले क्या नहीं कर सकता ये बताओ। बोले जनरली किसी भी अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता, अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, वो मेजर होने के बाद रेटिफाई भी, है ना, बचपने में कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए, बड़े होके उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया इन ल्यू, उसके बदले में
रेटिफाई करते हुए तो भी वो वैलिड नहीं होगा, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में हारा, बड़ा होकर उसने कहा कि 2 50 पाउंड के प्रॉमिसरी नोट ले लो, तो वो सब वैलिड नहीं थे। सारे केस पढ़ा रखे, बोलो हाँ, वर्ड बाय वर्ड केस भी पढ़ा है। माइनर ने अगर कोई बेनिफिट ले लिया हो तो आप फोर्स कर सकते हो क्या कि रिफंड करो? माइनर कैन नॉट बी फोर्स्ड। माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित कर सकते हो? नहीं। अच्छा, शुरू तो कर लेने दो जिंदगी। हाँ, माइनर ने अपनी एज झूठी बताई हो और फिर फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज किया हो, तब भी लॉस को बचा लेगा, क्योंकि इस ऐसा होगा तो फिर तो अनस्क्रूपुलस पीपल माइनर का फायदा उठा लेंगे और उससे जानबूझ के फॉल्स डिक्लेरेशन लेके बाद में उसी पे डाल देंगे। इसलिए वो अगर अपनी एज गलत जानबूझ के भी गलत बताए फ्रॉडुलेंटली, तो भी माइनर को ही बचाया लॉ ने। लाइन बोलो, बिकॉज ऑफ हिज sheer inexperience and inability to understand the consequence of the contract on his interest, a minor is made incompetent to contract and any agreement with a minor is void. Ab initio, the judges are his counselors, the jury is his servant and the law is his guardian. बोलो हाँ, शार। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? पार्टनर नहीं बन सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट करना माइनर मांग सकता है ना, आप माइनर से मांग सकते हो। और माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होते हैं कुछ कुछ, आगे आएंगे आरएचएस में, तो उनमें भी अगर माइनर ब्रीच विच कर दे कुछ, तो भी उसके पेरेंट्स या गार्जियन लायबल। हाँ, पेरेंट्स या गार्जियन तभी लायबल होते हैं जब उन्होंने खुद ने प्रिंसिपल बन के उसको काम पे भेजा हो अपने बिहाफ पे, एज एन एजेंट भेजा हो माइनर को, तो बात अलग है। अदरवाइज माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कुछ ब्रीच कर दे तो उसके लिए उसके पेरेंट्स या गार्जियन लायबल। टेक्निकली जेठालाल को पैसा चुकाना भिड़े को नहीं चाहिए अगर तब को कुछ भी दरवाजे तोड़ दे तो। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो बात छोड़ो, दरवाजे खिड़की कांच भी फोड़ दे तो भी लायबल नहीं है। अब माइनर क्या क्या, हाँ वो तो रिश्ते नाते हैं भाई, एक ही कॉलोनी में रहना है, एक ही सोसाइटी में रहना है, बात अलग। माइनर क्या कर सकता है ये बताओ? रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे, जगह जगह घूमने जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे, बिलियर्ड्स खेलेंगे दोनों, और उसके बाद तो भी तेको इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो सीखेगा। तो ये माइनर के बेनिफिट के लिए होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में माइनर अगर एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है। उनमें भी स्टेट ही लायबल है, पर्सनली लायबल हाँ वैलिड तो है, लेकिन स्टेट लायबल अगर ब्रीच हो रही हो तो पर्सनली लायबल जल्दी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन सकता है। माइनर ने प्रॉपर्टी गिरवी रखी, उधार लिया, तो वो गिरवी वॉइड है। मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, मौरी बीबी पैसे नहीं ले सकती और उल्टा उसको उसकी प्रॉपर्टी अलग लौटानी पड़ जाएगी, तो पैसा भी गया और प्रॉपर्टी भी वापस देनी पड़ गई। लेकिन माइनर के फेवर में किसी ने मॉर्गेज किया और माइनर ने उधार दिया हो, तो माइनर पैसे भी ले सकता है जब और प्रॉपर्टी भी तब तक रख सकता है जब तक कि पैसा सूख नहीं जाता। तो मॉर्गेज श्रीनिवास वर्सेस राघव चरैया है, इफ यू रिमेंबर। मौरी बीबी वर्सेस, देखो दो केस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का उल्टा है पूनो बीबी वर्सेस फयाज बख्श, और मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का उल्टा है श्रीनिवास वर्सेस राघव चरैया। पकड़ कितनी मजबूत है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अपना बच्चा किसी और के पे भारी पड़ सकता है, गारंटी मेरी, मजाक नहीं कर रहा। माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर तो नहीं बन सकता पर बेनिफिट्स में एडमिट हो सकता है। अगला, माइनर एजेंट बन सकता है क्या? किसका? पेरेंट्स का, गार्जियन का, या किसी नॉर्मल व्यक्ति का भी? एजेंट किसी का भी बन सकता है, पेरेंट्स का ही बन जाएगा तो भी लायबल, गार्जियन का ही बन जाएगा तो भी लायबल, या किसी नॉर्मल व्यक्ति ने भी माइनर को एजेंट बनाया तो वो भी लायबल हो जाएगा, माइनर उसके लिए लायबल। माइनर एजेंट बन जाए तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लायबल वैसे भी नहीं हो रहा है। हर जगह लगा दो माइनर के, एक बार तो लगा ही दो ब्रैकेट में कोने में। जनरली द अग्रीमेंट्स विद अ माइनर इज अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वर्ड एबिनिशियो मौरी बीबी, ब्रैकेट में मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। हर जगह इसे बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी नहीं है। अगर मेन पॉइंट राघव चरिया वर्सेस श्रीनिवास हो तो इसको ब्रैकेट में डाल देना मौरी बीबी को, और फिर माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है वहां पर ये डाल देना बड़े अक्षरों में। माइनर जहां जाए वहां जाके क्या कर सकता है? मैं तो माइनर हूं, हमेशा प्लीड कर सकता है कि मैं तो है, बोला चेहरा बना के बस निकल जाएगा, उसको अलाउड है। माइनर अगर टॉट करता है, बैटरी असॉल्ट, याद आया ऐसे काम, छोटी मोटी मारपीट, तो उसमें माइनर लायबल हो सकते हैं, वो भी उसकी स्टेट से पैसा देंगे इफ एनी अगर हो तो। और अगर माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की, सेक्शन 68, एनी पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और टू एनी अदर पर्सन टू होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, उसको अगर किसी व्यक्ति ने he is supplied by another person with necessaries of life suited to his condition, then he can reimburse the sum from the property of the person who is incompetent to contract. Not from the property of those whom he is bound to support, but only from the property of incompetent. ये बहुत तगड़ा सेक्शन है 68, आधों की तो हवा निकली हुई इसमें। चलो अब ये पूरा हो गया। मौरी बीबी वैसे धर्मदास घोष पढ़ा दिया अभी बीच बीच में, सब हो गए।
माइनर ने अगर गुड्स किसी को बेचे हो, अंकल को, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर रिकवर कर सकता है, क्योंकि बेनिफिट तो सारा ही ले सकता है माइनर हर कॉन्ट्रैक्ट के। मजे की बात ये है बेटा कि वो जो क्वेश्चन है वो यही तो है, दो अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन लॉ प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ में माइनर को लाइबल जहां होता है वहीं रोका है करने से, जहां जहां बेनिफिट है वहां माइनर को रोका ही नहीं है। इसका एक एग्जांपल तो यही हो गया, देखो आप, जहां जहां बेनिफिट मिलने वाला हो वहां सब दूर वैलिड कर दिया, यही तो क्वेश्चन है। क्या घुमा के पूछा, बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को आईसीआई का ये। चलो ये हो गए सारे माइनर के बारे में, कितनी बातें हैं यार। अप्रेंटिसशिप वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ट्रेनिंग वेनिंग लेने के, सीए के अप्रेंटिसशिप माइनर कर सकता है, बहुत बढ़िया। नेसेसरीज जल्दी से बोल दो यार, 5 मिनट का टॉपिक है। क्या क्या आता है नेसेसरीज, बोलते किसको है? बोले आदमी के जीवन के पड़ाव, उम्र, जरूरतें, स्टेटस, फाइनेंशियल स्थितियों को देखते हुए जो उसके जीवन को अच्छे से मेंटेन करने के काम आया, उनको हम बोलते हैं नेसेसरीज। और नेसेसरीज में गुड्स आते हैं कि सर्विसेज आते हैं? सर्विसेज भी आ जाती है ना, रहने की जगह देना भी नेसेसरी, मेडिकल फैसिलिटी, लीगल एडवाइस, एजुकेशन सब आ गई। क्या नेसेसरीज आप माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई करते हो? या माइनर ही नहीं, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को भी नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई करते हो? और उनको ही नहीं, जिनको वो सपोर्ट करने के लिए लीगली बाउंड है, उनके डिपेंडेंट, उनको भी अगर नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई करते हो, मतलब माइनर के बूढ़े दादा दादी, 16 साल के माइनर के बूढ़े दादा दादी, या पागल व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी बूढ़े जो डिपेंडेंट है, उनको भी सप्लाई करते हो नेसेसरीज, तो क्या उस इनकॉम्पिटेंट माइनर या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की प्रॉपर्टी से वो पैसा रिइंबर्स कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। 68 बोलो आया। अगला, तो भी उस केस में माइनर लायबल होगा या माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी? और पर्सनली उससे लेबर मांग सकते हैं कि चल उतने के बर्तन मांज दे? नहीं, प्रॉपर्टी होगी तो ही लोगे, और नहीं होगी तो पैसा गल्लम गल्ला, जब आ जाएगी तब ले लेना प्रॉपर्टी, बाद में रिइंबर्स करा सकते हो, पर प्रॉपर्टी नहीं है तो रिइंबर्स नहीं कर सकते। हाँ माइनर की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइनर की प्रॉपर्टी से रिइंबर्स करा पाओ उसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। टेस्ट में आया था क्या ये क्वेश्चन? हाँ, तो जरूरी ये है कि जो आपने दिया वो नेसेसरीज में आना चाहिए, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक, तीसरा, 2 हो गए। तीसरा, बोथ सेल एंड डिलीवरी। हाँ, तीसरा वो चीज माइनर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। कई बार वो अगर नेसेसरीज के लिए नहीं भी हो तो भी चलेगा, जैसे रॉबर्ट वर्सेस ग्रे में बिलियर्ड सीखेगा, नेसेसरीज नहीं लेकिन बेनिफिशियल है तो भी चल जाएगा, तो भी आप ले सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से। और लोन दिया हो आपने माइनर को, तो भले ही नेसेसरी आइटम नहीं दी, लेकिन नेसेसरी लेने के लिए लोन दिया हो, वो भी नेसेसरीज में जाएगा और आप उसकी प्रॉपर्टी से रिइंबर्स कर सकते हो। हाँ या ना? हाँ, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माइनर हो गया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गए। अनसाउंड बचा है, जल्दी से बोलो। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, एक तो होता है जनरली अनसाउंड, और वो व्यक्ति ऑब्वियसली ओकेजनली साउंड होता है, और जो जनरली साउंड होता है वो ओकेजनली अनसाउंड। तो जो जनरली अनसाउंड है वो सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो, और जो जनरली साउंड है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब वो अनसाउंड हो, बाकी टाइम तो कर। समझे की बात? उस समय वो साउंड था और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, प्रूव कौन करेगा? तो जो जनरली अनसाउंड माइंड का है उस केस में सामने वाली पार्टी प्रूव करेगी कि ये उस समय साउंड था, और जो जनरली साउंड रहता है उस केस में ये प्रूव करेगा, ये खुद प्रूव करेगा कि मैं उस समय अनसाउंड था। अदरवाइज कोर्ट का प्रिजम्पशन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और कोर्ट का प्रिजम्पशन ये है कि ये वाला वॉइड है। बोलो आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब अनसाउंड माइंड होने के तरीके कितने, क्या क्या करके अनसाउंड होते हो? बोले अगर आप लुनेटिक हो, पागल हो, तो भी अनसाउंड होते हो। इडियट हो, मूर्ख, जड़ बुद्धि हो, तो भी अनसाउंड होते हो। डाउन सिंड्रोम है या ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, है ना, डाउन सिंड्रोम या ऑटिस्टिक चाइल्ड। ड्रंकननेस या इंटॉक्सिकेशन, एक ही बात है, मतलब जब आप नशे में हो, और उस केस में आप जब तक नशे में हो तब तक कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली वो व्यक्ति, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझने के लिए एबल ना हो, और ना ही रैशनल जजमेंट ले सकता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे इंटरेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अनसाउंड बोलते हैं। तो साउंड किसको बोलते हैं? ये जो लिखा है, साउंड मीन्स अ पर्सन who can understand the terms of the contract and make a rational judgment about the consequence या result of the effect of the contract on his interest। क्या बोलते हो? डन? फ्री कंसेंट, दो लोग फ्री कंसेंट
एफ यूनिट, जब दो लोग सेम चीज पे, सेम थिंग में, सेम सेंस पे अग्री करते हैं उसको बोलते हैं कंसेंट। और वो कंसेंट जब कोएर्शन, एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कफ, एमएम, कोएर्शन, एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन 5 फ्री कंसेंट को विशिएट, नष्ट करने वाले फैक्टर्स से रहित हो तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट हो जाती है। और अगर इनमें से एक भी एलिमेंट हो तो वो कंसेंट सिर्फ कंसेंट रह जाती है, फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। और फ्री कंसेंट ना हो, मिस्टेक को हटा दो, बाकी 4 कारणों से अगर आपकी कंसेंट आई हो, चारों में से किसी भी एक कारण से, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। खत्म किस्सा। बोलो हाँ। कोएर्शन, जल्दी बोलो। किसी व्यक्ति को फोर्सिबली कंपेल करना, ऐसा कोई काम करके जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, और ऐसी कोई घटना करके किसी व्यक्ति से हाँ बुलवाना, उसको क्या बोलते हैं? कोएर्शन। कोएर्शन ये जरूरी नहीं है कि जिससे कंसेंट चाहिए उसी पे क्या हो, किसी दूसरे व्यक्ति पे भी कर सकते हो, किसी के गुड्स पे कर सकते हो, उस पे कर सकते हो, उसके गुड्स पे कर सकते हो, किसी भी। और ये भी जरूरी नहीं है कि जहां पर आईपीसी लगता है वहीं पे आपने कोएर्शन वाला काम किया हो। हाई सीज में, इंटरनेशनल वाटर्स में भी करा हो तो भी कोएर्शन कोएर्शन ही होता है, और उससे होने वाली कंसेंट वैलिड, फ्री यानी कि फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। चलिए, ड्यूरेशन अपने को पढ़ना नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा चीज है, अपन पढ़ चुके हैं रेगुलर क्लास में। डेफिनेशन देखी जाए तो ऐसा कोई काम करना जो आईपीसी में फॉरबिडन है, चाहे करना या करने की धमकी देना, या फिर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना अनलॉफुल तरीके से, या डिटेन कर लूंगा इस बात की धमकी देना ताकि सामने वाले को क्या हो जाए? प्रेजुडिस यानी नुकसान। इस उद्देश्य से ऐसा कोई काम करना विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अनदर पर्सन, ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए हाँ भर दे, उसे हम कहते हैं कोएर्शन। सही तोड़ा था डेफिनेशन को? चलो, इसका एग्जांपल सीधे सीधे वही, कनपट्टी पे बंदूक रख के हाँ बुलवाना इज कोएर्शन। ये आ गया हाई सीज में था, कहां भी कहीं भी करो कोएर्शन कोएर्शन होता है। सुसाइड हमारे देश में पनिशेबल है कि नहीं? बोले नहीं, पर थ्रेट टू कमिट सुसाइड और अबेटमेंट टू सुसाइड आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, उससे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सुसाइड कर ही लिया है तो फिर तो वो तो आपने अपने आप को पनिश कर ही दिया, वो तो पाप है ही। चलो, कोएर्शन से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। प्रूफ कौन करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ अग्रीड पार्टी प्रूव करेगी। कोएर्शन में अगर कोई पैसा आपने ले लिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कोएर्शन या मिस्टेक से कोई पैसा आपने अगर ले लिया है, 72 वहां भी जा रहा है कॉन्ट्रा एंट्री, तो वो पैसा आप बाद में रिफंड करोगे, आप वो ले नहीं सकते। आपने कोएर्शन करके बोला कि तब तक माल डिलीवर नहीं करूंगा जब तक और 1000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दोगे, तो ये तो कोएर्शन करके आपने 1000 रुपए एक्स्ट्रा लिए, बाद में वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। हाँ, ये लाश तब तक नहीं जाएगी जलने के लिए जब तक कि तो ये फलाने बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेगी। रंगनायक अम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी याद आया? कोएर्शन से अडॉप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपने कराया था रंगनायक अम्मा से। चलो, अंडी इन्फ्लुएंस, वाह 3 मिनट के अंदर हो गया कोएर्शन, और कम में। अंडर इन्फ्लुएंस, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है, और इतना ही नहीं, पोजीशन में होने के बाद उस पोजीशन का इस्तेमाल भी करता है ताकि सामने वाले पे अनफेयर या अनड्यू एडवांटेज प्राप्त कर ले, तो समझ लो एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर क्या एक्सरसाइज करा? अंडर इन्फ्लुएंस, और कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस से कॉज हुई है। अब अगर इतना आ गया हो तो मुझे बता दो कि ये डोमिनेटिंग पोजीशन कब मानी जाती है? या तो सुपीरियर अथॉरिटी में कोई व्यक्ति हो, या फिड्यूशियरी रिलेशन में हो, या फिर कोई व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी खराब हो गई हो बीमारी के कारण, या पागल नहीं हुआ हो, अफेक्ट हो गई हो बीमारी के कारण, या वो इलनेस के कारण, या उम्र के कारण। ठीक, मेडिकल अटेंडेंट ने 5 लाख रुपए लूंगा आपकी सेवा कर रहा हूं तो ये सब अंडर इन्फ्लुएंस है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिल को क्या कर रही है यहां पे? डोमिनेट। बोलो, याद कर पा रहे हो कि नहीं? ये रिवीजन एक्स्ट्राऑर्डिनायर है तो रिवीजन ही है ना, ये वर्ड बाय वर्ड नहीं चलेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनायर इसलिए क्योंकि ये बड़ी बुक का रिवीजन है, छोटे से चार्ट्स का रिवीजन नहीं है, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनायर है। चलो, और अंडर इन्फ्लुएंस को अंडर इन्फ्लुएंस तभी बोलेंगे जब आपको ऑब्जेक्टिव सामने वाले के ऊपर एडवांटेज लेना हो। आगे देखो, अंडर इन्फ्लुएंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बोले कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। हाँ, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहो तो एब्सोल्युटली सेट असाइड भी कर सकते हो, और या फिर एब्सोल्युटली सेट असाइड नहीं भी हो सकता है। अगर आपने कुछ बेनिफिट ले लिए हो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो हो सकता है कि कोर्ट आपको कुछ पैसा वापस करने को बोले या उतना परफॉर्म करने को बोले। पढ़ चुके हम पहले कि चलो अंडर इन्फ्लुएंस से लिया, लेकिन भले ही मान लो उसने तेको जबरदस्ती उधार दिया या ज्यादा इंटरेस्ट पे दिया, लेकिन तूने लिया तो है ना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करके पैसे लौटा दो, ऐसा नहीं। रीजनेबल इंटरेस्ट तो दिलवा ही सकता है कोर्ट, 3 महीने तूने यूज किया वो पैसा तो ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द कोर्ट में थिंक फिट। चलो,
मेंटल डिस्ट्रेस, यही अभी जो कि कोई बीमार आदमी है उस डॉक्टर ने उससे लिखा लिया पैसा बहुत सारा, अंडू इन्फ्लुएंस। इसके अलावा अनकॉन्स्टेबल बार्गेन्स, बहुत अनकॉन्स्टेबल यानी अनएथिकल बार्गेन कर रहे हो आप किसी व्यक्ति से, है ना, बहुत हाई सम ले रहे हो किसी व्यक्ति से, 15% 20% पर मंथ का इंटरेस्ट ले रहे हो पर मंथ, तो ये सब अनकॉन्स्टेबल बार्गेन है। इसमें भी कोर्ट क्या मानता है, अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है। चलो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बैंकर आपसे 10-11% का इंटरेस्ट चार्ज कर ले, बोले यार मार्केट बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो उसको अंडू इन्फ्लुएंस नहीं बोलते। अच्छा, किन किन में अंडू इन्फ्लुएंस होता है, किन किन में होता तो है लेकिन प्रिज्यूम नहीं होता, प्रूव करना पड़ता है। तो बोले पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, डॉक्टर क्लाइंट, सॉरी डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, गुरु चेला, स्पिरिचुअल गुरु डिसाइपल, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, इनमें अंडू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम्ड होता है। हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर डेटर, लैंडलॉर्ड टेनेंट, वेंडर बायर, इनमें अंडू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम तो नहीं होता, लेकिन इसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जरूरी है। इनफैक्ट सॉरी इनमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है और इनमें सुपीरियर अथॉरिटी है। क्रेडिटर डेटर, लैंडलॉर्ड टेनेंट, इनमें सुपीरियर अथॉरिटी। कोएर्शन एंड इन्फ्लुएंस डिफेंस आप करोगे। फ्रॉड, 30 पॉइंट है फ्रॉड में, 1 2 3 4 5, ये 5 काम इन 3 में से किसी ने भी, इन 2 में से किसी भी उद्देश्य से किए हो तो टोटल 30 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं फ्रॉड के। कोई बात बोलना जो झूठी हो लेकिन आप फिर भी उसको सच बता के बोल रहे हो, जानते हो फिर भी फैक्ट बता के, जानबूझ के एक्टिवली कोई सच छुपाना, वो प्रॉमिस करना जो आपको खुद को मालूम है कि परफॉर्म नहीं करने वाले हो। चौथा, और ऐसा कोई भी काम करना जिससे सामने वाले को धोखा देना चाह रहे हो, या ऐसा कोई काम जिसको लॉ नहीं बोल रखा है कि ये फ्रॉडुलेंट है, मिलावट वगैरह, इनमें से कोई सा भी काम करना। कौन करे, या तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी खुद, या उसका एजेंट, या उसकी सहमति से कोई तीसरा व्यक्ति भी करे। किस इंटेंशन से, या तो सामने वाले को धोखा देने के लिए, या सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए इसलिए। इन 5 कामों को इन 3 में से कोई भी लोग, इन 5 में से किसी भी काम को इन 3 में से कोई भी लोग इन 2 में से किसी भी उद्देश्य से करे तो समझो जो हुआ है वो फ्रॉड है। इससे इसे पूरी इंडिया में नहीं हो सकता कुछ, तय है ये बात, बोलो हाँ। एग्जाम में सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन उठा के डालना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या एज पर द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड एनी एन एक्टिव कंसीलमेंट अमाउंट्स टू फ्रॉड, ऐसे चलेगा। डेफिनेशन को आप प्रोविजन ही मानो, ये डेफिनेशन हर जगह पूरी लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि कहीं भी ये 5 एक साथ लगेंगे ही नहीं, 5 में से कोई एक ही लगेगा और जो लगेगा वही वाला लिखना है। समझ में आ गया? बढ़िया जवाब दे रहा हूं, पूरा लिखना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे कि बोले सर इतना बड़ा पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, फ्रॉड लग रहा है तो फ्रॉड की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, उसमें से फिर पॉइंट निकालेंगे, नहीं, रेलेवेंट पॉइंट ही निकालोगे सिर्फ। मजा आया सुन के? एक टेंशन हो खत्म हुआ, इतना सारा कैसे लिखेंगे हर क्वेश्चन में पूरी डेफिनेशन, जरूरत ही नहीं। चलो, फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? झूठ बोला हो, वो झूठ किसी फैक्ट को लेके बोला हो, ओपिनियन को लेके बोला हो तो वो फ्रॉड। बिसेट वर्सेस विल्किंसन, मेरे को लगता है 2000 भेड़े आ जाएंगी जमीन में, वो तो ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन है ना। फैक्ट को लेके हो जो भी झूठ हो, चाहे वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो या फ्रॉड हो। चलो ये सब हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले हुआ हो, सामने वाली पार्टी को इंड्यूस करने के लिए करा हो, आपको नॉलेज था फिर भी झूठ बोला, सामने वाली पार्टी ने उस पर विश्वास किया और धोखा खा गई, और अदर पार्टी को उससे कुछ लॉस भी हुआ हो या होने वाला हो। साइलेंस फ्रॉड होता है कि नहीं होता है? बोले नहीं होता है, आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, और हर बात बताने की होती भी नहीं है। साइलेंस तभी फ्रॉड होगा जब या तो मेरे बोलना मेरी ड्यूटी हो, जैसे कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूबी रेमी फिडे एटमोस्ट गुड फेथ, या फिर जहां ना बोलना बोलने के बराबर। हाँ, बेटी बड़ी हो गई है और मेरी बेटी है तो मुझे बताना चाहिए कि घोड़ा अनसाउंड है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। या फिर उसने कहा कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा घोड़ा साउंड है, जबकि घोड़ा अनसाउंड है, तो फिर यहां नहीं बोलना इज इक्वल टू घोड़ा साउंड है, तो साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। लेकिन तूने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, इससे पहले वाले का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, दूसरे वाले का साइलेंस, तीसरे वाले का साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, तीसरे में भी साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, यही था कि जो क्वेश्चन भेजा था अभी परसों, उसका आंसर यही भेजा था ना, आया हुआ ना एग्जाम में, कर लोगे। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड के क्वेश्चन सारे शार्प। चल, फ्रॉड से होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हो,
या फिर अगर आप मुझे उस कंडीशन में ला दो एज इफ मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान के इंसिस्ट कर सकता हूं कि वैलिड रहने दो, नौकरी कर लो सरकारी पढ़ लिख के, तो फिर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बोलो हाँ। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड। फिर कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी फ्रॉड से होने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। बोले वैसे तो फ्रॉड से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, लेकिन अगर रीजनेबल टाइम में अवॉइड नहीं करो तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल नहीं रहेगा, फिर तो वैलिड ही हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने खुद नहीं अफर्म कर दिया हो कि हाँ हाँ मैं तो फिर भी तुमने फ्रॉड किया है, फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। याद आ रहा है एग्जांपल शादी वाला, झूठा आदमी सरकारी नौकरी बता के शादी कर ली थी लड़की से, अब उसने अफर्म ही कर दिया, तो फिर वॉइडेबल रहा ही नहीं, वो तो वैलिड हो गया। या वो फ्रॉड जिससे आपकी पार्टी की कंसेंट ही कॉज नहीं हुई है, माना कि हमने अपनी बेटी के बारे में झूठ बोला था कि खाना अच्छा बनाती है, पर आपने तो मना ही कर दिया था कि इससे हमको कोई मतलब ही नहीं, हमारे तो नौकरानी, तो इस फ्रॉड से तो आपकी कंसेंट वैसे भी नहीं आई थी, आपने तो उसकी ब्यूटी देख के हाँ बोली थी। बोलो हाँ। तो फिर दिस फ्रॉड डिड नॉट कॉज योर कंसेंट, है ना। और सुनो, ये हो गया था अपना साइलेंस इज नॉट इक्वल। हाँ बस दो बचे, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या अंतर है? बोले फ्रॉड में 5 एक्ट हैं, इसमें एक ही एक्ट को झूठ बोलना, झूठ बोलना। हाँ, और फ्रॉड में इंटेंशनली होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होता है, ये अंतर है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने, और वो भी झूठा रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड है, बाकी बचे हुए एक्ट से कोई मतलब नहीं, फिटेड टू डिसीव या लॉ ने बुलाओ, तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, कि इनोसेंटली किया जाता है जबकि फ्रॉड पर्पसफुली किया जाता है। इसीलिए मिसरिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार का, एक इनोसेंट और अनइंटेंशनल, और दूसरा इंटेंशनल। जो इनोसेंट और अनइंटेंशनल है वो मिसरिप्रेजेंटेशन ही रहता है, और जो डेलिबरेट और विलफुल हो वो मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड बन जाता है। आगे इक्वेशन समझ में? बहुत बढ़िया। चल, डेफिनेशन का जिस्ट क्या है? आप ऐसे किसी फैक्ट को सजेस्ट करते हो या असर्ट करते हो जो झूठ है लेकिन आपको लगता है कि वो सच है, अथवा आपने कोई अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, देख के नहीं दिए कपड़े, नटराज वाले ने आपको किराए पे दे दिए ड्रामा के लिए कपड़े, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, पर जानबूझ के नहीं की, उसको खुद को ध्यान नहीं रहा कि एक बार चेक करके, तो आपकी ड्यूटी थी पर आपने उस ड्यूटी का ब्रीच किया, सामने वाले को क्या हो गया? बोले नहीं अच्छे अच्छे सर ले जाओ, तो क्या आपका इंटेंशन धोखा देने का था? नहीं। क्या सामने वाले को, यानी कि दुकानदार को गेन हुआ? उसको तो किराया मिला, लेकिन सामने वाले को प्रेजुडिस, अदर पर्सन को तो नुकसान हुआ। हाँ, अगर ये सब कुछ हुआ हो किसको लेके? कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को लेके सामने वाली पार्टी को मिस्टेक हो गई हो, तो समझ जाओ आपने जो किया है वो देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन की मिस्टेक और मिस्टेक की मिस्टेक में अंतर है। यहां मेरे कुछ कहने से आपको मिस्टेक हुई है, और वहां बिना कुछ कही आपने खुद नहीं गलत सोच लिया, वो गलत फहमी है और ये गलती कर, ऐसा मेरे कहने से आपको गलत फहमी हुई है, ये वो मिस्टेक है, और आपको खुद को ही गलत फहमी हो गई है, वो अपने आप ही हो गई वो मिस्टेक। इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में अंतर समझ में आया? पढ़ा चुका हूं पहले भी, है ना, पर रेगुलर क्लास में सब कर चुके हैं। अच्छा, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों में, मिस्टेक और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। बिफोर कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ, इसमें इंटेंशन टू डिसीव नहीं होना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हो लेकिन जो बोल रहा है उसको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, सामने वाली पार्टी ने उस पर एक्ट किया, आपके झूठ को सुन के उसने एक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दिए, और वो झूठ मटेरियल फैक्ट को लेके होना चाहिए। किसी अनइंपॉर्टेंट फैक्ट को लेके झूठ हो तो कोई खास बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड होगा। और दूसरा, ऑनेस्ट ओपिनियन देना अगेन इज नॉट अ मिसरिप्रेजेंटेशन। वही बेसेट वर्सेस विल्किंसन यहां भी लग जाएगा, दोनों में लगेगा वो तो। मिसरिप्रेजेंटेशन से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइडेबल। हाँ, लेकिन फ्रॉड में आप अवॉइड कर सकते थे और डैमेजेस भी ले सकते थे, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस। और एक खास बात और है, फ्रॉड में तो आप, फ्रॉड करने वाला ये तर्क नहीं दे सकता कि चलो हमने तो फ्रॉड करा, आप सच खोज लेते, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन जिससे हुआ है बेचारे से इनोसेंटली, उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी और ट्रुथ कुड बी फाउंड आउट विथ रीजनेबल या ऑर्डिनरी डिलीजेंस, और आपने ट्रुथ फाइंड आउट नहीं किया है, तो फिर किसकी गलती मानी जाएगी? आपकी मानी जाएगी, और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बल्कि वैलिड ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा? जब व्हेन ही हैड द मींस टू डिस्कवर द ट्रुथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। और दूसरा, जब हमारे उस मिसरिप्रेजेंटेशन से आपकी कंसेंट ही कॉज नहीं हुई है, आपने तो मना ही कर दिया था कि हमको सब चलता है, खाना वाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, भाई होगी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन तो आप कर ही लोगे। किसी की बात को गलत तरीके से समझ लेना, क्या उसी को मिस्टेक बोलते हैं? किसी की बात को गलत समझ लेना, मिस यानी गलत तरीके से, टेक यानी ले लेना। आपकी बात को मैंने गलत ले लिया, गलत उठा लिया। उत्कर्ष,
क्या इसी को मिस्टेक बोलते हैं बेटा? सब मत भेजो, पता चले वो बाहर आ गई उसके पास मैसेज। कौन भेज रहा है एक जरा बताओ, भेज दिया क्या? कौन भेज रहा है? हाँ बस क्रिश भेज रहा है, कोई नहीं भेजेगा। हाँ थैंक यू बेटा। मिस्टेक की डेफिनेशन बोलो। किसी चीज को लेके गलत सोच, गलत फहमी, एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग इज नोन एज मिस्टेक। और मिस्टेक लगेगा, सुनो, मिस्टेक लगेगा या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस लगेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको एक हाथी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रमोशन हो गया, घोड़े से हाथी पे आ गए, हाथी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और अब मुंह से निकल गया हाथी, तो मैंने कहा चलो हाथी बोल देते हैं। हाथी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और हाथी जो है वो 2 दिन पहले मर चुका है, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं कि हाथी मर चुका है। अब ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है या बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है? क्योंकि बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू एग्जिस्टेंस, वो भी तो लग सकता है। तो की वर्ड है अननोन टू बोथ द पार्टीज। अननोन टू बोथ द पार्टीज अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगाना है। और कंफ्यूज हो जाओ कि क्या लगाएं, 56 लगाएं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, या हम सेक्शन कौन सा है ये 20 बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो दोनों लगा देना ऑल्टरनेटिव आंसर बना के। ये वैसे भी वॉइड है और वैसे भी वॉइड है, फाइनल आंसर तो वॉइड ही है। कंफ्यूज हो जाए तो दोनों लिख देना। मतलब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है और किसी को नहीं मालूम है कि होता है। तो जब होता है तभी मालूम पड़ता है कि अरे यार ये तो कंफ्यूज हो गए, और हमको पहले से मालूम है कि ऐसा कंफ्यूजन होता है, इसलिए जवाब भी पहले से दे दिया। बोलो आया समझ? चलो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या इसका चार्ट याद है आपको अच्छे से? जल्दी देख लो एक बार चार्ट ही। फैक्ट की मिस्टेक दोनों पार्टी को हो तो बायलेटरल, एक को हो तो यूनिलेटरल, एक को हो तो मतलब एक पार्टी अंडर मिस्टेक, बाय मतलब बोथ पार्टी, एक को हो तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, दोनों को हो तो अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ 2 प्रकार की होती है। इंडियन लॉ की मिस्टेक तो बोले अभी आपकी गलती है, आपको नहीं मालूम है कि टाइम बार डेट करके भी कुछ होता है, फिर भी अगर आपने देने का प्रॉमिस कर दिया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि हर लॉ हम पहले ही छाप देते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान के चलते हैं हर लॉ का, क्योंकि एवरी लॉ बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है, तो हम मान के चलेंगे कि आपने पढ़ लिया था। हाँ, तो इसलिए मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ या मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द लैंड से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? वैलिड है। दूसरा मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ में फिर 2 भेद बनेंगे, यूनी और बाय। अगर दोनों को ही नहीं आता हो फॉरेन लॉ तो वॉइड, और एक को आता हो तो वैलिड। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है अगर ये हो गया तो कितनी चीजों को लेके हो सकती है बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट? 2 चीजों को, सब्जेक्ट मैटर को लेके और पॉसिबिलिटी ऑफ। अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी कितने प्रकार की होती है? 2, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और लीगल इम्पॉसिबिलिटी। और सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक कितनी तरह से हो सकती है? उसके एग्जिस्टेंस को लेके, उसकी आइडेंटिटी को लेके, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस और टाइटल। बोलो जी क्या बना था? ए आई क्यू क्यू पीटी है, दोनों ने मिस्टेक करी है, मारने वाले ने भी और मार खाने वाले ने भी। ए आई एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, ए आई क्यू क्यू क्वांटिटी, क्वालिटी, पीटी प्राइस और टाइटल, है ना? माँ को बोला ए आई क्यू क्यू पीटी, ऐसा याद रहेगा ये। हाँ, और इम्पॉसिबिलिटी कितने प्रकार की है? 2, फिजिकल और लीगल। ये वाला सही था ना? चल, क्या यूनिलेटरल मिस्टेक से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, वैलिड होते हैं? यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन एक आध एक्सेप्शन केस ऐसा था जहां पर वॉइड भी होते हैं, पर जनरली आपको तो एग्जाम में वही लिखना है। चलो, अब इसके सारे केस थे। एक एग्जिस्टेंस का था, कॉर्न सड़ चुका था लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि वो बेच दिया था उसने, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइडेंटिटी, 2 शिप आने वाले थे उसी नाम के, पियरलेस नाम के, तो आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन था। क्वालिटी, क्वांटिटी, हमने तो 3 राइफल मंगाई थी लेकिन छप गया 10 राइफल, तो 10 से उसको लगा 50 मंगाई है, क्वांटिटी की मिस्टेक। क्वालिटी, हमको लगा कि ये नैपकिंस चार्ल्स के जबकि वो किंग जॉर्ज के थे, तो कंफ्यूजन हो गया क्वालिटी को लेके दोनों पार्टी को। प्राइस को लेके हम 2250 टाइप करना चाहते थे पर 1250 टाइप हो गया और आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ये कंफ्यूजन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम जब हम 2000 में मना कर रहे हैं तो फिर 1250 में कैसे हाँ करेंगे, या क्यों लिखेंगे 1250? वो 2250 लिखना चाह रहे थे, गलती से 1250 टाइप हो गया। मिस्टेक एज टू प्राइस, मिस्टेक एज टू टाइटल, जो राइट मेरा था मछली पकड़ने का मुझे मालूम ही नहीं है और मैंने वही चीज किराए पे ले रखी, बाद में मालूम पड़ा कि मैंने जो किराए पे लिया है वो तो मेरा ही है,
बायलैटरल मिस्टेक ऑफ एक्ट एज टू टाइटल ओनरशिप को लेके मिस्टेक है, मालूम ही नहीं था। एक एक एग्जाम्पल वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है और 2 लाइन का है तो पूरी कहानी बनाई है फिर इम्प्रोवाइज करके। हाँ या ना, जल्दी बोलो। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, किंग के कोरोनेशन का प्रोसेशन कैंसिल हो गया है, फिजिकली इम्पॉसिबल, पता ही नहीं था दोनों को कि किंग बीमार हो गए, प्रोसेशन कैंसिल हो गया है। तो वो जो मकान आपने किराए पे लिया था देखने के लिए, प्रोसेशन अग्रीमेंट ही वॉइड हो गया है। क्यों? मिस्टेक दोनों पार्टीज को नहीं मालूम था कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, वो प्रोसेशन निकलेगा ही नहीं। और अगला लीगल इम्पॉसिबिलिटी, वो काम जो लीगली किया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ ही उसको करने से मना करता है। इलीगल होता है तो पहले वॉइड होता है। ये वो इम्पॉसिबिलिटी है कि लॉ अलाउ नहीं करता है, इलीगल नहीं लेकिन अलाउ नहीं करता है, वॉइड है। चलो फिर यूनिलैटरल मिस्टेक से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइड यानी वैलिड होते हैं। पुराने और ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगा कि ये ओट्स पुराने हैं, आपको लगा कि ये ओट्स पुराने और आपने खरीद लिए जबकि वो नए ओट्स थे, तो इसमें दुकानदार की गलती थोड़ी है, तो यूनिलैटरल मिस्टेक है, आपकी खुद की गलती है, इसमें हम लायबल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आपको वो ओट्स रखने ही पड़ेंगे या वो चावल रखने पड़ेंगे। अपने चावल के एग्जाम्पल ओट का दोनों का लिया था, लेकिन यहां पर वो तो पहले क्रिटिसिज्म करता था हमारे प्लेस की, तो हमने बोल रखा था कि इसको एंट्री मत देना, तूने दोस्त के थ्रू टिकट मंगा के फिर जाने लगा अंदर। तो अगर हमको पता होता कि तू ले रहा है तो हम तो कभी टिकट देते ही नहीं। तो माना कि हम ही मिस्टेक में थे, तू नहीं था। लेकिन ये यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ एक्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि कंसेंसस एड इडम नहीं है, हम तेरे साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते ही नहीं थे, इसलिए इस केस में यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ एक्ट होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, वॉइड है, नॉट वैलिड, वॉइड। चलो भाई, ये वाले सब कोई केसेस आपने पढ़ लिए थे। इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।